गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है। कैसे हैं जी आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया है। आपने खाना खा लिया होगा, नहीं खाया आप क्लास के साथ साथ खा सकते हैं, बिकॉज ये थ्योरी सेशन है तो यू विल हैव द टाइम। मैंने जो है खाना खा लिया है। चलिए शुरू करते हैं जी क्लास को। क्या आपने पिछली क्लास देखी है? अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए क्लास लगाना थोड़ा सा ईजी रहेगा। बट अगर किसी वजह से आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। उस केस में आप पहले 15 से 20 मिनट कोशिश करना चीज़ों को समझने की। अगर आपको लगता है आप 1:30 बजे तक भी कुछ नहीं समझ पाए, उस केस में आप पहले पिछली क्लास देखना, उसके बाद ये वाली क्लास आप देख लेना। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं जी ये वाली क्लास। देखिए, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको इन्फ्लेशन के बारे में बताया था। इन्फ्लेशन को लेकर हमने जो बेसिक पोर्शन है वो पूरा पढ़ लिया था। इन्फ्लेशन क्या होता है ये पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने जो है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ लिया था। हमने ये समझा था कि इन्फ्लेशन तभी होता है जब जनरल प्राइस राइज आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके हमने देखा कि वॉकिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ये सब चीजें क्या होती हैं। इसके अलावा हमने ये देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी का इन्फ्लेशन से क्या लेना देना है, किस चीज को बढ़ाएंगे तो क्या इन्फ्लेशन घटेगा या इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वो सब चीजें जो है हमने अच्छे से समझ ली थी। ठीक है, डिफ्लेशन वाला भी एक मैंने आपको जो है मुद्दा जो है समझा दिया होगा। अभी के लिए मैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की बाद में बात करूंगा। पहले आपसे बात करूंगा मैं मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन की। ठीक है जी। जी हाँ, कल ही प्राइस भी डिक्रीज कर दिया सरकार ने। बिल्कुल, उन्होंने सोचा जनता को समझ आ जाएगा महंगाई क्या है, डीजल पेट्रोल के दाम जो है घटा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं जी। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप हेडिंग डाल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इन्फ्लेशन समझते हैं। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। 200 सब्सिडी सबको नहीं मिला है। जो उज्ज्वला योजना में आई सपोज, शायद उज्ज्वला योजना की ही उसमें बात करी गई, जो उसमें एनरोल्ड है उन्हीं को शायद मिला है सिर्फ। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन की हम बात कर लेते हैं, आराम से समझे ये क्या है। इन्फ्लेशन को कैसे नापा जाएगा आपके हिसाब से? जैसे हम कहते हैं कि दाल महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, क्या दोनों बराबर महंगे हुए होंगे आपके हिसाब से? नहीं। ये तो दाल हो सकता है ज़्यादा महँगी हो गई और आटा कम महँगा हो, पेट्रोल हो सकता है सस्ता हो गया, जैसे अभी 2 दिन पहले। कोई चीज़ महँगी हो रही है, कोई चीज़ सस्ती हो रही है, तो इसे नापने का क्या तरीका होगा? कैसे हम उस नंबर तक पहुँच सकते हैं कि इन्फ्लेशन कितना परसेंट है या कितना है, ज़्यादा है, कम है? इसे कंट्रोल करना है या बढ़ाना है? जैसे कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आपने सुना होगा एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। 1 मिनट लेके मैं आपको समझा देता हूँ कि अगले 15 मिनट हम किस चीज़ से होके गुजरने वाले हैं। उसमें कई सारे ऊपर-ऊपर का डेटा होता है। कि होलसेल वो है जी जो होलसेलर्स के लिए, कंज्यूमर वो है जो कंज्यूमर्स के लिए। तो बहुत बेसिक बात हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आरबीआई जो इन्फ्लेशन नापता है, वो दोनों में से किससे नापता है? तो बताएं क्या आंसर देंगे? तो बच्चे फंस जाएंगे। समझ गए? यानी हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से डेफिनेशन पढ़ के चले जाते हैं और पेपर में वो सीधा पूछता है बताओ आरबीआई किससे नापता है? बोथ, नन, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, और बस तुक्का मारना हम चालू कर देते हैं। या फिर सरकार किसको कंसिडर करती है, या फिर दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, सर्विसेज किस में आती है, किस में नहीं आती है, किसका इंपैक्ट ज्यादा है, फूड को मेनली किस में कंसिडर करा जाता है। आप समझ पा रहे हैं कि ये जो टॉपिक अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये सिर्फ समझने वाला नहीं है, इसे आपको याद भी करना होगा। इसलिए मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा इससे इंट्रोड्यूस करा दिया। अब मैं कहानी को चालू करता हूँ। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को नापा कैसे जाता है? इसे नापा जाता है इन शॉर्ट बाय प्राइस इंडिसेस से। इंडेक्स जो है उसी को इंडिसेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो है मल्टीपल है। ठीक है, आप प्राइस इंडेक्स से भी नाप सकते हैं। बेसिकली आप भारत के अंदर दो अलग अलग इंडिसेस का इस्तेमाल करते हैं। इन इंडिया वी यूज टू इंडिसेस। फर्स्ट इज डब्ल्यूपीआई, सेकंड इज सीपीआई। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। डब्ल्यूपीआई इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये फुल फॉर्म मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, बिकॉज एसएससी कभी बार सिंपल सवाल पूछता है तो उसमें पूछा जा सकता है। सीपीआई इज नॉट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इंडेक्स। अब देखिए, नाम से कुछ चीजें तो क्लियर है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो होलसेल मार्केट का नापा जाएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो होगा जो कि रिटेलर की दुकान से नापा जाएगा। ये तो क्लियर है, लेकिन इतना काफी नहीं है समझने के लिए। मैं आपको कुछ बढ़िया चीज समझाता हूँ, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से, आराम आराम से। मेरे हिसाब से आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी मैं समझने में। आपको अगर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन का नॉलेज है तो आप यहाँ से कंटिन्यू करें। अगर आपको पता है महंगाई वगैरह क्या होती है, थोड़ा सा कंटिन्यू करें। अगर आपको 15-20 मिनट के बाद भी कुछ भी नहीं समझ आता तो उस केस में कल की क्लास देखना। ट्राई करो कि इस क्लास को देख ही लो, आ गए हो तो सीख के जाओ। अब मान लेते हैं बाजार में कुछ चीजें बिक रही हैं। आज है, क्या तारीख है जी? आज 22 मई। कल है 23 मई, यही तारीखें हैं मेरा ख्याल। 22 मई को आप बाजार से कोई सामान खरीदने गए, आटा आपने खरीदा, आटा था 50 रुपए किलो। ऊपर वाला ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन मान लेते हैं जी था। बाद में आप गए तो अगले दिन था 60 रुपए किलो। ये था आपका आटा। इसी तरीके मान लेते हैं आप मार्केट से शर्ट खरीदने गए। शर्ट थी पहले 1000 रुपए की, वो शर्ट अब हो गई जी 1200 रुपए की। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आटे में कितना इन्फ्लेशन आया, तो आप कहेंगे जी 10 रुपए बढ़ा है 50 पे। ऐसे तो आप परसेंटेज निकालते हैं। 10 रुपए बढ़ा है 50 पे तो शून्य से शून्य काटूंगा, 5 से इसे काटूंगा, 20% महंगाई आ जाएगी। ठीक है जी। अब मुझे पता है तुम्हें 1/5 20% पता है, लेकिन मैं हर बच्चे को साथ लेते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इतना शॉर्ट मारने की जरूरत नहीं है, तो आराम आराम से समझ लेते हैं। इसी तरीके अगर मैं शर्ट की बात करता हूँ तो शर्ट पे 200 रुपया बढ़ा है 1000 रुपए पे।
इंटू 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो 20% आ गया। तो अगर मैं आपसे एवरेज पूछता हूँ तो एवरेज इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो आप कहोगे इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, तो एवरेज 20% ही हुआ होगा, क्योंकि सब चीजें 20-20% महंगी हो गई, तो ऑन एन एवरेज मार्केट जो है 20 ही परसेंट महंगी हुई है। बट क्या चीजें इतनी सिंपल होती हैं जिंदगी में? नहीं, इससे तो काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आटा इस बार 50 से 60 हुआ है, लेकिन जो शर्ट है वो 1000 की जगह वो 1100 की हुई है, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन 10%, यहाँ पे इन्फ्लेशन 20% है, तो क्या आप एवरेज 15% कह सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि क्या दोनों चीज़ों की मार्केट में जो सेल है, जो डिमांड है वो बराबर है? हो सकता है पूरे देश में कल 10 ही शर्टें बिकी हों, लेकिन आटा हो सकता है 1 लाख किलो बिक गया हो। तो ये भी तो डिपेंड करेगा ना कि कौन-सी चीज़ की क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट कितना ज़्यादा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर गोल्ड महँगा हो जाता है और डायमंड महँगा हो जाता है, तो डायमंड का ज़्यादा महँगा होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। गोल्ड के महँगे होने से फ़र्क पड़ता है, बिकॉज़ गोल्ड लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, खरीदते भी ज़्यादा हैं और यूज़ भी ज़्यादा करते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरीके हम 1 या 2 चीज़ों से कैलकुलेशन करेंगे, तो ये कैलकुलेशन गलत आ सकती है। इसी वजह से सरकार क्या करती है, एक लिस्ट बना के रखती है अपने पास और उस पूरी लिस्ट के हर एक आइटम को जज करती है और कहती है कि अच्छा ओवरऑल जो हमारा एवरेज आया है, वो सो एंड सो निकल के आया है। क्या बात को आप समझ पाए? अब मैं थोड़ा-सा खेलता हूँ डेटा पे। तैयार हैं आप? मुझे बताएँ। अब मैं थोड़ा-सा डेटा पे खेलना चाहूँगा। ठीक है जी? देखिए, सबसे पहले आपको ये पता लग गया कि ये जो डेटा है डब्ल्यूपीआई, सीपीआई क्या होता है? होलसेल वाला जो है मेनली डील करता है इसमें। अब मैं सब जगह डब्ल्यूपीआई लिखूँगा, डील्स विद इन्फ्लेशन एट प्रोड्यूसर लेवल, और सीपीआई डील्स विद इन्फ्लेशन या चेंज इन प्राइसेस एट कंज्यूमर लेवल। आप नोट्स साथ साथ बनाते चलें। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है आपके लिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ज्यादा मैटर कौन सा करेगा? होलसेल की दुकान पे क्या हो रहा है, फैक्ट्री में क्या हो रहा है, या फिर आपके घर के मोहल्ले के पास की जो दुकान है उसमें क्या हो रहा है? डेफिनेटली सीपीआई। क्योंकि देखो, फैक्ट्री के अंदर कैसे क्या चल रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको तो बस ये देखना है कि आपकी जो सैलरी आती है उसमें से जो खर्चा होता है उसमें कितना चेंज आया और आप एक कंज्यूमर के तरीके उस केस में बिहेव करते हैं। अब एक प्रॉब्लम है डब्ल्यूपीआई के साथ कि डब्ल्यूपीआई does not take into consideration the prices of services. सीपीआई डस, ये मैंने आपके लिए ऐसे लिख दिया। तो क्या ये बहुत बड़ा ब्लंडर है डब्ल्यूपीआई का? डब्ल्यूपीआई का मैं ये कोई सरकार की कमी ये वो ये कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये तो शुरू से सिंस इंडिपेंडेंस यही चल रहा है। मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि डब्ल्यूपीआई की कमी क्या है और दो इंडिसेस की क्या जरूरत है। सर्विसेज बहुत बड़ा पार्ट है। सर्विसेज अगर आप देखते हैं आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा पार्ट है। डॉक्टर जो है आज से कुछ समय पहले 200 रुपए 300 रुपए का पर्चा बनाता था, अब उसने सीधा 500 या 600 का कर दिया। तो जेब पे तो आपके उस पर भी असर आ ही रहा है। लेकिन या फिर आपने ऑनलाइन कोई चीज खरीदी, या फिर आप अभी मान लेते हैं जियो का आपने कनेक्शन लगवाया हुआ है, या फिर आपने एयरटेल ब्रॉडबैंड लगवाया हुआ है, मोबाइल की रिचार्ज है, ये तो कहीं पे भी कंसिडर नहीं होगा। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। डब्ल्यूपीआई क्योंकि होलसेल की बात कर रहा है, तो डब्ल्यूपीआई लिंक्ड होगा ये सभी, बट डायरेक्टली उसमें काउंट नहीं होता। डब्ल्यूपीआई फोकसेस मोर ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और सीपीआई फोकसेस मोर ऑन फूड आइटम्स। हाँ बिल्कुल होती है पीहू। क्या बी टू बी सर्विसेज नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है पीहू। एक बार आप सोचे, एग्जाम्पल के तौर पे जो जीएसटी नेटवर्क है वो विप्रो और इन्फोसिस और मेरा ख्याल कुछ हद तक टीसीएस से भी सर्विसेज लेता है। बी टू सी का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर, बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस। जैसे आप एसएससी का एसएससी की आप बात करते हैं पीहू, तो एसएससी टीसीएस से सर्विस ले रहा है, तो बी टू बी सर्विस है। अल्टीमेटली वो आपकी जेब पे भी फर्क डालेगी। मतलब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है बस ये। बिल्कुल होता है बेटा, बिल्कुल होता है। संस्कृति मैंने कहीं पर ये नहीं लिखा कि ओनली फूड आइटम्स। आप सेंटेंस को ध्यान से देखो, फोकस इज मोर ऑन फूड आइटम्स। मैंने आपको इस समय इस पेज पे डिफरेंस पढ़ा रहा हूँ डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बीच में। ठीक है, सीपीआई गुड्स और सर्विस दोनों को देखता है, डब्ल्यूपीआई सिर्फ गुड्स को देखता है। ठीक है, जैसे आलू महंगे हो गए तो डब्ल्यूपीआई उसका ध्यान रखेगा, बट अगर आलू के अलावा आपकी कोचिंग की फीस महंगी हो गई तो वो सीपीआई उसका ध्यान रखेगा, डब्ल्यूपीआई उसका ध्यान नहीं रख पाएगा। लेकिन अगर आलू महंगे हो गए तो डब्ल्यूपीआई सीपीआई दोनों उसका ध्यान रख पाएंगे, यानी दोनों जो है उसके कंट्रोल में आते हैं। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? इज इन्फ्लेशन गुड फॉर द सोसाइटी? यस, अ मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द सोसाइटी। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ जी, डेटा को बढ़ाता हूँ। कुछ कमेंट करेंगे? कमेंट कैसे अटक गए हैं? प्लीज वेट, सेशन में आप प्लीज बने रहें।
एक बार कमेंट करेंगे। मेरे पार्ट पे कुछ इश्यू था, आप सभी के कमेंट्स जो है मुझे नहीं दिख रहे थे, मैंने एक बार रिफ्रेश करा है, अब मुझे आपके कमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए। कभी कभार ये सब हो जाता है, देखिए ऑनलाइन है सब कुछ, तो मतलब कोई ऐसा चिंता वाली बात नहीं है, आप रिलैक्स करा करें। ठीक है, डब्ल्यूपीआई सीपीआई के डिफरेंसेस बताएं। थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाहूंगा, ये टॉपिक आपको बहुत ईजी नहीं लग रहा होगा बिकॉज ये डेटा वाला टॉपिक है, फिर भी आप फोकस अपना बनाए रखें। ठीक है, देखिए सीपीआई गुड्स और सर्विसेज दोनों को यहाँ पर अहमियत देता है। ठीक है जी, ईजी लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। यानी ये वर्क करता है बेसिकली मेजर्स इन्फ्लेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंड कंज्यूमर। क्या ये बात आप समझ पाए? यानी जैसे मैं कोई सामान खरीदता हूँ और मैं एंड कंज्यूमर हूँ, तो ये मेरे पर्सपेक्टिव से इन्फ्लेशन को नापता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा एसएससी के डेटा पे खेलते हैं। इट इज मेजर्ड बाय यूपीआई, तो बिल्कुल अलग चीज है। एंड कंज्यूमर जैसे कि हम सब होते हैं कंज्यूमर्स, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये है एसएससी के क्लासिक सवाल, मतलब ऐसे एग्जैक्ट ऐसे सवाल एसएससी बनाता है, सीधा सीधा एक वन लाइनर्स। जो पता है तो पता, नहीं पता तो सीधा बाहर। कंसिडर्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसमें आपकी एजुकेशन महंगी हो रही है वो इंक्लूड होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं पर्चा महंगा हो गया इंक्लूड होगा, आप खाना खाते हैं वो महंगा हो गया इंक्लूड होगा, आपकी दवाइयाँ महंगी हो गई वो इंक्लूड होगा, यानी सब कुछ जो है इंक्लूड होगा। जो भी एक इंडियन कंज्यूमर, एक इंसान भारतीय जो कंज्यूम करता है, खरीदता है, वो अधिकतर चीजें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है जी, समझ गए आप बात को? इसके भी कुछ हिस्से होते हैं, इसे इन्होंने सिंप्लिसिटी के लिए तोड़ा हुआ है, जिसमें फूड आ जाता है, बेवरेजेस आ जाती हैं, फ्यूल आ जाता है, हाउसिंग आ जाता है, क्लोथिंग आ जाता है, इस तरीके इन्होंने इसे तोड़ा हुआ है। ठीक है, अब सीपीआई के भी 4 टाइप्स होते हैं, वो अगले पेज पे लिखता हूँ। टाइप्स ऑफ सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर आपसे कोई कहता है कितने हैं जी, 4। ठीक है, बिल्कुल होगा ना। देखिए ये जनरल ट्रेंड देखता है मार्केट का। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर से सर्विस लेते हैं, आप डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं, वो आपका मेडिसिन कमोडिटी में आ गया, लेकिन जो आपने उसे चेक कराया है वो पहले 500 का पर्चा था, 850 का हो गया, तो वो भी तो महंगाई है ना जो आपकी जेब पे असर डालती है, तो ये उसे भी कंसिडर करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीपीआई। देखिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो सीपीआई डब्ल्यूपीआई ये सब ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकालते हैं, ये बस मार्केट का ट्रेंड पकड़ते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर थोड़ा ज्यादा महंगा कर देता है, दूसरा कम महंगा करता है, ये इन जनरल देखता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। 4 तरीके के सीपीआई होते हैं दोस्तों। सबसे पहला होता है सीपीआई कंबाइंड, दूसरा होता है सीपीआई एल एग्रीकल्चरल। डाउट्स मैं एंड में ही बता पाऊंगा, बीच में नहीं बता पाऊंगा, तो आप कॉपी करके रखिए अपने मैसेजेस। एग्रीकल्चरल लेबरर। तीसरे नंबर पर होता है सीपीआई रूरल लेबरर, आरएल। ये सब एक अच्छा लग रहा है देख के आप लोगों को कि आप टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी अप्रोच है। सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये साक्षी एक क्लास में आपको पढ़ाया जा चुका है, अभी बताऊंगा साक्षी। ऊपर वाला जो आपका सवाल डॉक्टर की फी का, ये 4 अलग अलग बातें लिखी गई है। कंबाइंड में आपको रूरल अर्बन दोनों एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे कंबाइंड कहें, रूरल कहें या अर्बन कहें। जी हाँ, अर्बन इसी के अंदर आएगा। थोड़ा सा मैं आपको आराम से समझाता हूँ। देखिए मैं जानता हूँ ये देखकर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि क्या फालतू बातें पढ़ा रहे हो सर यार, लेकिन पेपर ये सब पूछता है कि कितने टाइप्स के सीपीआई हैं, कौन सा टाइप का सीपीआई नहीं होता। कल को इसके अंदर क्या करेगा, स्टूडेंट ऐड कर देगा या टीचर ऐड कर देगा या कुछ भी और पीडब्ल्यूडी लिख देगा, और वो नहीं होगा। आपको 4 ही टाइप के सीपीआई पता होने चाहिए। एक सीपीआई कंबाइंड यानी ओवरऑल जो सीपीआई होता है, एक एग्रीकल्चरल लेबर, एक रूरल लेबरर, और एक आपका इंडस्ट्रियल वर्कर। बेसिकली देखिए देश में जो महंगाई है, मुझे बताएं एक किसान के लिए और एक जॉब करने वाले इंसान के लिए, क्या दोनों के लिए बराबर महंगाई होगी? क्या दोनों सेम सामान खरीदते हैं? क्या दोनों सेम टाइप के कंज्यूमर है? आंसर इज नो। आप पूरे तरीके अलग चीजें खरीदते हैं, किसान अलग चीजें खरीदता है ना। तो इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखा गया कि एक जो इंडेक्स है वो तो सीपीआई दे दिया यानी पूरे देश के लिए, उसके बाद 3 स्पेसिफिक केसेस दे दिए, एक ग्रामीण इंसान के लिए, एक किसान के लिए और एक इंडस्ट्री में काम करने वाले इंसान के लिए। अब यही 3 इन्होंने अलग से क्यों दिए, ये तो सरकार ही
आपको बता पाएगी, कभी आप मिले किसी बड़े इंसान से, सीएम से, पीएम से, तो आप पूछ के मुझे भी बताइएगा। मैं आपको बस वो बता सकता हूँ जो कि डेटा है ना। ये 4 चीज़ें हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर, रूरल लेबरर, इंडस्ट्रियल वर्कर और एक कंबाइंड। डिफरेंट कैसे हैं, चारों की वैल्यूज़ अलग-अलग रिलीज़ करता है जो गवर्नमेंट का एनएसओ है। देखो मेरी बात आराम से समझो। अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ, है ना, और मैं कहीं नौकरी करता हूँ, तो मेरे लिए सीपीआई अलग होगा। मैं अलग टाइप की चीज़ें खरीदता हूँ, ना मैं खाद खरीदता हूँ, ना मैं जो है इतना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करता हूँ, ना ही मैं फसलों के बीज खरीदता हूँ, ना मैं फर्टिलाइज़र खरीदता हूँ। इस जो इंसान है उसकी रिक्वायरमेंट अलग-अलग है। इसी वजह से इन्होंने 4 इंडिसेस यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जिसका मेनली काम होता है, वो ये है, ये वाला सीपीआई, यानी सीपीआई कंबाइंड यानी सीपीआई ओवरऑल। ठीक है जी? नहीं, सब्सिडी इसके हिसाब से नहीं मिलती है। सब्सिडी जो है वो मतलब इससे सब्सिडी का डायरेक्ट कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। ठीक है? चलें आगे दोस्तों। अब सवाल ये है, इनमें से कौन-सा ऐसा है जो कि एनएसओ नहीं बनाता? नहीं पता तो स्किप करा करें। ज़िंदगी का एक उसूल है, नहीं पता सिंपली से सर आई डोंट नो। ये जीवन में आपको बहुत आगे लेके जाएगा। जब आप मंत्रालय में भी होंगे ना, आपका सीनियर आपसे कुछ पूछेगा, आपको पता है तो ठीक है, वरना से आई डोंट नो। अदरवाइज़ क्या होगा, मज़ाक बन जाता है कई बार कि अरे यार कुछ भी बोलता है तो, या कुछ भी बोलती है तो, है ना? क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि आपका लेवल क्या है ना? नहीं पता स्किप करें। अब कहानी ये है, सवाल ही ट्रिक क्वेश्चन था, क्योंकि इनमें से सिर्फ एक ही ऐसा है जो कि एनएसओ बनाता है और बाकी तीनों एनएसओ नहीं बनाता। ये बाकी तीनों जो है ये बनता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। पहले वाला जो है एनएसओ बनाता है। लिख देता हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर एनएसओ। एनएसओ कौन से मंत्रालय के अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ, ये मैं अगले पेज पे अच्छे से लिखता हूँ आपके लिए। सीपीआई कंबाइंड जो है ये बनाता है कौन? एनएसओ, कंपाइल्ड बाय एनएसओ, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जिंदगी में याद रखना, आगे बहुत बड़ा जीवन है आपका, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलोगे। ना पता होने से जो नुकसान होता है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है गलत पता होने से। अगर आप बोल देंगे नहीं पता तो थोड़ा-सा नुकसान होता है, इमेज डाउन होती है। बट अगर आप गलत बता देंगे ना वहाँ पे, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। जी हाँ, ये लिखा है मैंने बेटा, फुल फॉर्म देखो, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस लिखा हुआ है साक्षी। ठीक है? अब जो बाकी 3 सीपीआई हैं, सीपीआई एएल, सीपीआई आईडब्ल्यू और सीपीआई आरएल, ये तीनों जो बनते हैं, ये बनते हैं लेबर ब्यूरो के द्वारा। है ना मजेदार डेटा? बैंकिंग जब से शुरू करी है, पहली बार भारी डेटा लिख रहा हूँ, इसी वजह से कल नहीं पढ़ा था। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। सीधा पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर नहीं बनाती? पता है तो ठीक है, नहीं पता तो भी ठीक है। एनएसओ की फुल फॉर्म बेटा लिखी हुई है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, पिछले पेज पे। ठीक है जी, चलिए आगे। अब जो बेस ईयर है सीपीआई का, यानी जिसके हिसाब से नापा जाता है, बेस ईयर फॉर सीपीआई जो है वो है जी 2012। ये याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। यानी कहीं किसी के रिस्पेक्ट में तो परसेंटेज निकालोगे ना, जैसे भी मैंने निकाली थी परसेंटेज, ये अभी वो स्लाइड दिखा दूंगा, ये परसेंटेज निकाली थी। तो ये जो 20% है विद रिस्पेक्ट टू 22 मई है, तो इसी तरीके से हम किसी के रिस्पेक्ट में तो निकालेंगे ना, तो वो जो किसी का रिस्पेक्ट है वो है 2012, यानी हम 2012 से कंपेयर करते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है? जी। बेस ईयर चेंज जब करेंगे तब करेंगे, अभी तक इन्होंने 2012 ही रखा हुआ है। हो सकता है ईयर टू ईयर भी होता है, डेटा हर तरीके निकलता है इनका, बट बेस ईयर 2012 माना हुआ है। अब ये सरकार हो सकता है कल ही चेंज कर दे, बट अभी तक सेम है। आज सुबह तक मैंने चेक करा था सरकारी साइट पे तो सेम था। कल चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा जी, क्या कर सकते हैं, बट आज सुबह तक सेम। ठीक है? चलें आगे दोस्तों। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आरबीआई किसे कंसिडर करता है जी? समझते हैं। फ्रॉम 2014 आरबीआई, या ऐसे लिख देते हैं, आरबीआई in 2014 RBI adopted CPI as its key measure of inflation। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अप्रैल 2014 में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी, उसने इस चीज को फाइनल करा। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो पेपर मांगता है बस वही लिखा जाएगा। चलिए जी आगे।
ये तो सीपीआई पढ़ाया गया है, अब पढ़ाता हूँ डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये आप जानते हैं कि ये जो मेनली जो है गुड्स में डील करता है, डील्स विद चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ गुड्स, ये ध्यान रखेंगे, इन बल्क बाय होलसेलर्स टू अदर बिजनेसेस। जैसे भी पीहू ने लिखा था बी टू सी, तो ये बी टू बी होगा, यानी बिजनेस टू बिजनेस सेल होता है। जैसे जब मैं सामान बनाता हूँ अपनी फैक्ट्री में, मान लेते हैं जी मैं कोई बर्तन वर्तन बनाता हूँ, या मान लेते हैं जैसे मैंने ग्लास बनाया, तो ये ग्लास क्या मैं आपको बेचता हूँ या मैं जाके मार्केट में बेचता हूँ? No। मैं एक दूसरे फैक्ट्री वाले को या दूसरे किसी इंसान को बेचता हूँ जिसका भी यही काम है, जो कि इसे मुझसे खरीदता है, इस पे थोड़ा सा पॉलिश वगैरह करता है या कोई डिजाइन बनाता है, पन्नी में पैक करता है, डिब्बों में डालता है और उसे मार्केट में बेच देता है। तो जो मेरा ट्रांजेक्शन है वो बी टू बी ट्रांजेक्शन है। जैसे मैंने आज तक कुछ भी बी टू सी नहीं बेचा, बिकॉज मैं एक होलसेलर हूँ या मैन्युफैक्चरर हूँ जो कि आगे दूसरे होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को चीजें बेच रहा है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। यानी मैं बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन करता हूँ, बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन नहीं करता। अल्टीमेटली हर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन एक बी टू सी ट्रांजेक्शन पे खत्म होगा, बिकॉज अल्टीमेट खरीदने वाला तो कंज्यूमर ही कहलाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए। अब ये किसके द्वारा पब्लिश होता है? पब्लिश्ड बाय, कोई बता सकता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। बिल्कुल ही अलग दुनिया हो गई है, यानी इसका मंत्रालय भी अलग हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अगर आप ये डेटा रिटेन कर पाते हैं तो इसका मतलब अगर आपकी उम्र आपके साथ है, आपको किसी बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी भी करनी चाहिए। ये आपके लिए एक सेल्फ चेक होगा, यानी अगर ये डेटा आपको आज से हफ्ते बाद ज्ञात है तो इसका मतलब आप एसएससी का पेपर क्लियर करें जल्दी से और किसी बड़े एग्जाम की भी तैयारी करें। लेकिन अगर आपको डेटा इतना समझ नहीं आता, पसंद नहीं है, तो उस केस में आप एसएससी के अंदर बढ़िया से बढ़िया जॉब को क्लियर करें, पोस्ट को लें और उसके अंदर नौकरी बढ़िया से करते रहें। क्योंकि ये डेटा जो है आपको, अगर आप कभी यूपीएससी या स्टेट पीएससी या ईपीएफओ इन सब की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर यही सब डेटा पे आपको खेलना होता है। ये पब्लिश होता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। चले, फटाफट नोट करें, एक और लाइन लिख दो। मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडिकेटर इन इंडिया। यानी जनरली जब आप महंगाई सुनते हैं तो डब्ल्यूपीआई की महंगाई ही होती है, और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, बिकॉज कंज्यूमर्स डू नॉट बाय फ्रॉम होलसेलर्स। कंज्यूमर जो खरीदते हैं वो रिटेलर से खरीदते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका क्रिटिसिज्म भी है, जिसकी वजह से आरबीआई शिफ्ट भी कर गया है अपने 2014 में सीपीआई की तरफ। बट जो डेटा है फैक्चुअल वो बस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फटाफट नोट करिए जी, आगे चलते हैं। अब इसका भी बेस ईयर आपसे पूछ सकता है, कोई बताना चाहेगा इसका बेस ईयर क्या है? 2004 अपडेट हो गया हिमांशी, पहले 2004 था, आपने सही गेस करा है। 2017 में अपडेट हो गया था। नहीं, होलसेलर से बाय नहीं करते कंज्यूमर्स। कंज्यूमर जिससे बाय करते हैं उसे रिटेलर बोला जाता है। होलसेलर से रिटेलर्स बाय करते हैं। जो चेन है वो ऐसे चलती है, फैक्ट्री से होलसेलर से रिटेलर से आपके पास। एक होलसेलर एक रिटेलर भी हो सकता है तमन्ना। जैसे कि ऑनलाइन कोई बेच रहा है, आपको मान लेते हैं साबुन, तो वो हो सकता है अपने इलाके का होलसेलर हो, लेकिन वो आपके लिए रिटेलर हो, बिकॉज जो कंज्यूमर को बेचता है उसके लिए टर्म ही जो है वो रिटेलर है। ठीक है, हाँ, करना चाहे कर सकता है। अ पर्सन कैन बी बोथ अ होलसेलर एंड अ रिटेलर। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, कहीं फैक्ट्री आउटलेट लिखा देखा होगा, या कहीं आप चले जाएंगे बर्तन बाजार के अंदर चले जाएंगे, तो वहां पर क्या होता है, सब होलसेलर्स बैठे होते हैं जो कि साथ में रिटेल का भी काम करते रहते हैं, बिकॉज उनके लिए कैश काउ होती है। उन्हें शाम तक ये है 10-20-50 हज़ार का सेल हो जाता है, तो उनके लिए डेली के खर्चे वहां से निकल जाते हैं। मेन मुनाफा जो उनका है वो होलसेलिंग में होता है। ठीक है जी। मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडिकेटर इन इंडिया। जब भी आप महंगाई 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 ये सब सुनते हैं अपने आसपास, तो जो महंगाई की परसेंटेज बताई जाती है आपको, वो जनरली डब्ल्यूपीआई की परसेंटेज होती है। यानी सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो महंगाई जो है वो होलसेलर प्राइस इंडेक्स वाली महंगाई है, बिकॉज दोनों की परसेंटेजेस अलग अलग आती है। समझ पा रहे हैं बात को? जैसे भी कुछ ही समय पहले सरकार ने डेटा रिलीज करा था, तो डब्ल्यूपीआई का जो डेटा था वो करीब करीब 13% था, और सीपीआई का डेटा जो था 6% था। तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 13% वाली वैल्यू जो थी वो आपकी मोर, आप कहेंगे उनकी नजर में वो महंगाई है, ना कि 6% वाली। समझ पाए बात को? आगे चलें दोस्तों। अब मैं आपके लिए लिख देता हूँ इसका बेस ईयर फॉर डब्ल्यूपीआई, क्योंकि दोनों की कमोडिटीज अलग अलग हैं। अभी ये आपको समझ आएगा थोड़ी देर के बाद, इस पेज पे, अगले पेज पे। बेस ईयर है 2011 2012। ठीक है, ये लिख देता हूँ, चेंज्ड फ्रॉम 2004-5 टू 2011-12 इन 2017।
2017 समझ गए। 2017 में सरकार ने बेस ईयर को चेंज कर दिया था 2004 से 2011, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं तो इन्हें 2004-5 2011-12 ऐसे ही लिखा जाता है। जिसके रिस्पेक्ट में महंगाई नापी जाती है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूँ महंगाई 4% बढ़ गई, तो किसके 4%, किससे 4%, तो वो जो 4% है किसका, वो बेस ईयर है। जैसे मेरे बिजनेस की ग्रोथ 5% हो गई, तो किसके रिस्पेक्ट में हुई, मैं कहूंगा जी 2011 के रिस्पेक्ट में, तो वो बेस ईयर हो गया 2011। बिल्कुल सही साक्षी। चलें आगे दोस्तों, एक दो पॉइंट और लिखाऊंगा फिर ये टॉपिक पैक हो जाएगा, चिंता मत करो। अच्छा, अब एक चीज कभी नोटिस करना, भले ही आपका पेपर 6 महीने बाद हो या 6 दिन बाद हो, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो जीरो बदलता है। मैं अपनी तरफ से सेम ही पढ़ाता हूँ, बिकॉज मेरा मानना ये है कि फर्क नहीं पड़ता कि पेपर सर पे है या कल ही पेपर क्यों नहीं है। या तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, या तो बच्चा बैच ना लगा। अगर बच्चा बैच लगा रहा है तो फिर मैं उसे अच्छे से ही पढ़ाऊंगा, उसी तरीके पढ़ाऊंगा जैसे वो डिजर्व करता है। बिकॉज जितने बच्चे देखिए आप लाइव आते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे जो आज से 2-3 महीने बाद एमटीएस की तैयारी कर रहे होंगे या दिल्ली पुलिस की तैयारी करेंगे, वो भी सब इन कोर्सेज को आके बाद में देखते हैं। तो उसमें क्या है कि उन बच्चों का भी जो है फायदा हो जाता है कि अच्छा कंटेंट मिलता है, तो उन्हें भी खुशी मिलती है। अब बात अभी डब्ल्यूपीआई की ही बात करी जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो डब्ल्यूपीआई के अंदर मेनली 3 चीजें आती हैं, ठीक है। कोई कहे टोटल बास्केट ऑफ आइटम्स कितनी है जी? बिल्कुल। कोई गेस करना चाहेगा? जैसे अभी मैंने आपको बताया शर्ट, आटा, ऐसे टोटल कितनी चीजें इसके अंदर कंसिडर होंगी? कोई गेस? 40, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाओ। तो चलो रैंडम गैस करना अलाउड है, कर दो गैस, देखी जाएगी जो होगा। 60, 50, 100, 2000, 45, 80, 90, थोड़ा सा पीछे हैं आप। 697। 697 आइटम्स को जो है इसमें कंसिडर करा जाता है। और इसमें मेनली 3 चीजें काउंट होती हैं। वो 3 चीजें क्या है जी टोटल बास्केट ऑफ आइटम्स में? सबसे पहले आते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स, दूसरे नंबर पे आते हैं फ्यूल एंड पावर, और तीसरे नंबर पे आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। मेरा एक रूल टाइप है, जब जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं खाना खाने जाता हूँ, तो फाइनली जब उसका बिल आता है, तो आपको पता है बिल वो एक बुक सी में आता है, जो बुक बंद होती है, जिसमें आपको पता नहीं होता आपका क्या बिल है। तो मेरा एक रूल टाइप है कि जितने लोग साथ जाते हैं, चाहे वो 6, 7, 8 लोग हों, चाहे 2 लोग हों, चाहे 15 लोग हों, मैं सबसे पहले गैस कराता हूँ, बताओ कितने का बिल होगा, कितने का बिल होगा, ये वो। और जिसका क्लोजेस्ट होता है उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देता हूँ, मतलब ऐसे पैसे वैसे नहीं देता उसे, क्योंकि ऑलरेडी बिल सामने होता है, लेकिन थोड़ी सी उसकी तारीफ कर देता हूँ। हाँ, उसे बिल देने को भी नहीं कहता, वरना फिर कोई सही गैस नहीं करेगा। प्राइमरी आर्टिकल्स का जो काउंट है ये है 117, ये है 16, और ये है 564। मैं टोटल चेक कर लेता हूँ जब तक आप इसे नोट करिए। सही है। ये दोनों का अपना अपना तरीका है शांतनु, मे बी बिकॉज आरबीआई कंसिडर्स मॉनेटरी, आरबीआई इज द इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड गवर्नमेंट इज इन चार्ज ऑफ डब्ल्यू फिजिकल पॉलिसी। बाकी हाँ, आप सही कह रहे हैं। एक जो है वो आप कहेंगे दोनों चीजें सेम, दोनों लोग सेम इस्तेमाल करें तो बेटर रहेगा। चलें जी आगे। ये सब आपको मेरे हिसाब से पता होना चाहिए, ठीक है। देखो डेटा की अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। अब मैं चाहूँ तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को पढ़ाने बैठ जाऊँ और इसके मतलब सब टाइप्स देता रहूँ, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, मतलब विश्वास मानिए मेरा। इतना आप एक बार इन जनरल किताब खोलेंगे तो आप समझेंगे कि मतलब बहुत ज्यादा पे हैं हम इस समय। तो मेरे हिसाब से इतना काफी है, काफी कुछ हमने जो है पढ़ लिया है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में। आपको क्या समझ आया है? देखिए मैंने बहुत जीरो लेवल से शुरू करी है कहानी, बिल्कुल बच्चों वाली चीजें सबसे पहले लिखी है, और उसके बाद जो है मैं धीरे धीरे लेवल इसका बढ़ाता गया हूँ। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है जी। प्राइमरी आर्टिकल्स में मेनली वो चीजें आती हैं जो अल्टीमेटली हमारे तक पहुंच जाती हैं, यानी जो आप डेली यूज आइटम्स आपकी जो होती है वो इसके अंदर आती है। भले ही वो होलसेलर टू होलसेलर बेची जा रही है या बी टू बी है वो, बट वो अल्टीमेटली हम पे आती है, तो वो जनरली इसके अंदर काउंट होती है, ठीक है जी। क्या यहाँ तक आप बात समझ गए? चलें आगे दोस्तों। कई सारे पॉइंट्स आपको लिखवाएं, प्लीज मेक श्योर आप इस डेटा को अच्छे से रिवाइज करिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं जी अपने पुराने सिलसिले पे। आपको मैंने कुछ चीजें समझाई थी, जिसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन मैंने आपको समझा दिया था। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ शब्द आपको समझाना चाहूंगा। ये कुछ टर्म्स है जो आपको मेरे हिसाब से पता होनी चाहिए। पहली टर्म जो है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश फ्लो। लिक्विडिटी का अगर हाई है, दैट मीन्स अच्छे से फ्लो कर रहा है वो, यानी इजी फ्लो। और अगर लिक्विडिटी लो है तो उसका मतलब है आप इजी की जगह आप लिख सकते हैं डिफिकल्ट फ्लो। एक एग्जांपल लिखता हूँ, कैश इज मोर, या कैश हैज मोर लिक्विडिटी देन मोबाइल फोन।
नो अजित, सोचो एक बार आप, फ्यूल इज अ प्रोडक्ट, मोबाइल फोन, एक बार सोचो आप, सामान है ना फ्यूल एक। इस लाइन को आप समझ पा रहे हैं? इट हैज मोर लिक्विडिटी देन मोबाइल फोन, बिकॉज मोबाइल फोन को आप हाथों हाथ नहीं बेच सकते। जैसे कि अगर मैं सोचूं कि पेन को अभी बेच दूं इसी समय, तो मैं नहीं बेच सकता, बट अगर मेरे पास इस पेन की जगह 2 रुपए है और ये पेन भी मान लो 2 रुपए का, तो 2 रुपए से मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। वो मेरे पास काफी लिक्विड चीज है, यानी लिक्विडिटी का मतलब आप समझ गए। बाजार में कितना पैसा मौजूद है उतना ज्यादा मार्केट की लिक्विडिटी है। गोल्ड इज मोर लिक्विड देन डायमंड, बिकॉज गोल्ड कैन बी इजिली सोल्ड एंड बॉट, क्योंकि गोल्ड आसानी से बेचा जा सकता है, गोल्ड कोई भी खरीद लेगा, तभी सुनियारे जो है वो गोल्ड खरीदने को तैयार रहते हैं। जो प्योर गोल्ड होता है उसका कट जो है बहुत छोटा सा होता है, कट का मतलब मार्जिन, यानी अगर आज सोने का जो नाम है 55,000 है, तो प्योर सोना, मैं 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ, और आप इस सराफा बाजार में जाते हैं, अगर आप उसे गोल्ड बेचते हैं तो 50 रुपए कम या 100 रुपए कम में वो आपसे ले लेगा, और अगर आप उससे खरीदते हैं तो 50 रुपए ज्यादा है, 100 रुपए ज्यादा में आपको दे देगा। मतलब इतना सा मार्जिन चलता है, बिकॉज गोल्ड इतना ज्यादा लिक्विड है कि वो, मतलब उनका ही बेचना खरीदना बहुत फ्रीक्वेंट होता है। क्या बात को आप समझ पाए? यानी लिक्विडिटी को आप नापते हैं किसमें? रुपए में या फिर अमाउंट में, कि मार्केट की लिक्विडिटी ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट में जो रुपया घूम रहा है वो बहुत ज्यादा है। समझ पा रहे हैं? आमतौर पर अगर देसी भाषा में बोलूं तो मार्केट में पैसा कितना है, समझ गए? ऑन दी अदर हैंड जो शब्द लिक्विड है, ये होता है आपका सामान। गोल्ड इज मोर लिक्विड, तो लिक्विड शब्द तो सामान को ही बता रहा है ना, गोल्ड लिक्विड है, इसका मतलब गोल्ड एक लिक्विड सामान है, यानी आप उसे आसानी से बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। यानी लिक्विड के अंदर क्या क्या आ सकता है? आपका मोबाइल फोन आ सकता है, थोड़ी लो लो लेवल का लिक्विड है, गोल्ड आ सकता है, पेन आ सकता है, एटसेट्रा, कुछ भी इसके अंदर आ सकता है। वो लिक्विडिटी और लिक्विड में फर्क समझे। लिक्विडिटी का मतलब है मार्केट के अंदर कैश फ्लो कैसा है, कैश कितना पड़ा हुआ है, कैश कितना घूम रहा है, बट लिक्विड का मतलब है कि सामान। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, एक बर्तन बाजार की बात करता हूँ, तो बर्तन बाजार के अंदर जो है वहां पर लिक्विड कम घूमते हैं लेकिन लिक्विडिटी ज्यादा घूमती है। बर्तन बाजार के अंदर एक दुकान से दूसरी दुकान दुकान तक जो है सामान तो जाता ही है, लेकिन पैसे का बहुत ज्यादा लेन देन होता है। मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं एक छोटे से बर्तन बाजार की बात करूं, तो वहां पर मतलब आपको सुन के हैरानी होगी कि मतलब 50 लाख, 1 करोड़, 20 लाख, ऐसे रोज के ट्रांजेक्शन होते हैं। बहुत नॉर्मल ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वहां पे क्या है कि एक साथ हजारों दुकानें हैं, हजारों नहीं तो 200, 300, 500 तो होंगी ही होंगी। तो 500 दुकानों के लिए अगर आप देखते हो 50 लाख, तो कुछ भी नहीं है ना। तो आप सोच के देखोगे एक बार, तो आप आराम, बहुत, ये तो छोटा नंबर मैंने आपको बोला, अगर किसी बड़ी जगह पे आप जाएंगे तो वहां पर पैसों का ट्रांजेक्शन इससे भी ज्यादा होता है, बिकॉज सामान इतना महंगा है। तो ऐसे ही ट्रांजेक्शन होते हैं। खैर आगे चलते हैं, ठीक है जी। मैंने आपको लिक्विडिटी, लिक्विड का मतलब समझा दिया है, परचेजिंग पावर का मतलब आपको समझा दिया है, प्राइस का मतलब आपको पता ही है, इन्फ्लेशन का मतलब आपको पता ही है। यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। अब सोचिए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हाई लिक्विडिटी इन मार्केट क्या करता है? हाई लिक्विडिटी इन मार्केट क्रिएट्स इन्फ्लेशन या इन्फ्लेटरी कंडीशंस। ये पेपर का सवाल है आपका, कि बताओ इनमें से किसकी वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा होता है? पीपल हैव मोर मनी, पीपल हैव मोर गुड्स। तो गुड्स वाला गलत था, मनी वाला ज्यादा था। गुड्स ज्यादा होने से इन्फ्लेशन नहीं आएगा, गुड्स के बिकने से आएगा, और बिकेगा कब? जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, कहने को तो मुझे इसे दोबारा नहीं पढ़ाना चाहिए था, बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको सीखनी है, तो मैं अपनी तरफ से सिखाते चल रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको इन्फ्लेशन सिखा दिया है, मैंने आपको डीफ्लेशन सिखा दिया। डीफ्लेशन में क्या होता है कि जनरली इन्फ्लेशन के बाद जब सस्ताई आ जाती है तो उसे डीफ्लेशन बोला जाता है। क्या आपको डीफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में फर्क मैंने बता दिया था? डीफ्लेशन वर्सेस डिसइन्फ्लेशन नहीं बताया था, ठीक है। देखो, डीफ्लेशन अगर आम तौर पे बोलता हूं तो ये होती है, लो लिक्विडिटी से इन्फ्लेशन नहीं होगा। डीफ्लेशन जो है, देखो कई बच्चे अभी पहले इसमें कंफ्यूज होगा, मैं आपको इसे समझाता हूँ। मार्केट में अगर ज्यादा पैसा होगा तो महंगाई आएगी, बिकॉज ज्यादा पैसे का मतलब है लोग पैसा लेके घूम रहे हैं सामान को खरीदने के लिए, तो लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे। मोर मनी विल क्रिएट मोर डिमांड, जिसकी वजह से डिमांड वुड बी मोर देन सप्लाई, एंड सिचुएशन विल बी ऑफ प्राइस हाइक या प्राइस राइज, जो कि इन्फ्लेशन कहलाता है। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली जो साइंस साइड से पढ़े हैं। मैं खुद साइंस साइड से पढ़ा हूँ, तो इनिशियली ये सब चीजें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट विद टाइम अगर आप फोकस करेंगे तो आप चीजों को सीख जाएंगे। ज्यादा पैसा बाजार में है तो वो इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। अभी एक बच्चे ने कहा कि लो लिक्विडिटी भी इन्फ्लेशन क्रिएट करेगी, वो भी मैं क्लियर करता हूँ। लो लिक्विडिटी का मतलब पैसा नहीं है। मुझे बताओ, बाजार में बहुत सारा सामान है, आपकी जेब खाली है, तो क्या आप डिमांड क्रिएट कर सकते हो? आपके पास पैसा नहीं है, नहीं, तो डिमांड क्रिएट नहीं हो रही, तो क्या दुकान वाला खुश होगा? नहीं, दुकान वाला तो दुखी होगा, यार कोई आया नहीं सुबह से ग्राहक। तो बस उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा, इन्फ्लेशन उल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा, उसे डीफ्लेशन बोलेंगे। ठीक है जी, मैंने आपको समझाया डीफ्लेशन। डीफ्लेशन समझाता हूँ। डीफ्लेशन होता है अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन।
यानी मैं कह सकता हूं निगेटिव इन्फ्लेशन। ठीक है जी। अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन निगेटिव इन्फ्लेशन, यानी आमतौर पर बोलते तो सस्ताई, चीजें सस्ती हो गई हैं। ठीक है, नोट करें साथ साथ, बिल्कुल चीजें सस्ती हो गई हैं। ऑन दी अदर हैंड जो डिसइन्फ्लेशन होता है, ये होता है डिक्रीज इन इन्फ्लेशन फॉर अ ब्रीफ पीरियड। मार्केट में इन्फ्लेशन था 10%, कुछ समय के लिए बीच में वो आ गया 4% पे, और उसके बाद फिर से वो बढ़ के हो गया 6-7-8% पे। तो जो बीच में 4% पे आया था वो डिस इन्फ्लेशन वाला टाइम था। दोनों में फर्क आप समझ पाए क्या है, डिफ्लेशन और डिस इन्फ्लेशन? आराम से सोचिए, प्रेजेंट वाली सिचुएशन को क्या बोलेंगे? अरे भैया तुम मुझे फंसाओगे, बढ़िया बोलेंगे एकदम इस सिचुएशन को। भैया इस समय महंगाई है, और वो सब कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, सरकार भी कह रही है, सब कह रहे हैं महंगाई है। वो क्यों है वो एक अलग मुद्दा है, बट इस समय इन्फ्लेशन है। इस समय जो सिचुएशन है दैट इज इक्वल टू स्टैगफ्लेशन। ये आपको पढ़ाऊंगा आज की क्लास में। इंडिया जो है उसका एक क्लासिक एग्जांपल है, जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है और महंगाई भी ज्यादा है। डिस वाला तो समझाता हूँ, इन्फ्लेशन भी है, पैसा भी नहीं है। पैसा है, कंसेंट्रेटेड है, आप फर्क समझिए। डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का फर्क दोबारा समझाता हूँ। अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया डिफ्लेशन, और यहाँ पर अगर मैं कहूँगा आपको, अगर मैं इसे लिखता हूँ तो ये कहूँगा स्लो इन्फ्लेशन, इसे मैं कह सकता हूँ स्लो डाउन ऑफ इन्फ्लेशन। फर्क समझ पाए हैं? और बढ़िया से समझाता हूँ। ये ग्राफ अगर यहाँ इन्फ्लेशन का है तो ये तो ऐसा गया है, ये है आपका डिफ्लेशन, माइनस में इन्फ्लेशन। अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये जो है आपका बढ़ रहा था, कुछ घट गया, फिर बढ़ गया, ये है आपका डिसइन्फ्लेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन्फ्लेशन इज देयर, प्राइस राइज इज देयर, बट इट इज लेसर देन प्रीवियस सिचुएशन, पहले से कम है प्राइस हाइक। क्या फर्क आप समझ पाए दोस्तों? अब एक और टर्म होता है अजीब सा, वो टर्म है रिसेशन। आपने सुना होगा, रिसेशन एक टर्म होता है। मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। मैं देखिए, पेट्रोल प्राइस का ऊपर नीचे जाना ना हम कंसिडर इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज इन्फ्लेशन इज जनरल प्राइस हाइक, और आप कहेंगे फॉल। तो पेट्रोल इज जस्ट वन कमोडिटी, तो पेट्रोल का भी जो प्राइस गिरा है उसे आप कह सकते हैं, अगर सिर्फ पेट्रोल ही एक कमोडिटी हो देश की तो इस समय उसका डिसइन्फ्लेशन आप कह सकते हैं कि पहले आज से 1-2 साल 4 साल से तो पहले से तो महंगाई है, बट 2 दिन पहले से हल्का कम हो चुका है। डिस वाली नेगेटिव नहीं होगी, डिस वाली थोड़ी सी पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं जी रिसेशन की। सुनने में ही डिप्रेसिंग शब्द लगता है, रिसेशन। अभी तक की जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर इन्फ्लेशन है मार्केट में, तो आप ऐसा इमेजिन करें, बाजार में टोटल मान लेते हैं 10 अमरूद हैं, और लोगों के पास पैसा इतना है कि वो 12 अमरूद खरीद सकते हैं। अब वो उनके पास पैसा है और उनकी टेंडेंसी है बाय करने की, तो उसमें क्या होगा कि वो 10 अमरूद को महंगा कर देंगे बिकॉज खरीदने वाले ज्यादा है। समझ पाए? दूसरा नंबर पे डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या है कि अमरूद तो मार्केट में 10 है, बट लोगों के पास पैसा उतना नहीं है कि वो उसे खरीद सके, तो वहां पर चीजें थोड़ी थोड़ी सस्ती होने लगेंगी। तीसरे नंबर पर डिसइन्फ्लेशन। अमरूद तो वही है 10, लेकिन पहले 12 थे, पहले जो पैसा था वो 12 का था, वो पैसा 11 का रह गया, तो महंगाई तो होगी लेकिन कल के मुकाबले थोड़ी कम होगी। क्या तीनों में फर्क आपको समझ आ गया? अब रिसेशन और डिफ्लेशन बहुत हद तक क्लोज है, यानी यू कैन नॉट टेल इफ इट इज डिफ्लेशन और रिसेशन, दोनों के अंदर मार्केट में समान होते हैं। डिफ्लेशन में याद करो 10 अमरूद थे और 8 का पैसा था। रिसेशन में भी वही सिचुएशन है कि 10 अमरूद है और पैसा 8 का है, या फिर 7 का है, 6 का है। यानी रिसेशन के अंदर क्या होता है, जो सामान है वो ज्यादा है मार्केट में, यानी सप्लाई है, लोगों के पास सामान पड़ा हुआ है, बट पैसा नहीं है, बट लोगों के पास पैसा नहीं है। समझ पा रहे हैं? यानी यहाँ पर सामान बिक ही नहीं रहा। एग्जाम्पल के तौर पे फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डेज लगा दी और उसके बाद भी कोई सामान ना बिका, तो वो फ्लिपकार्ट कहेगी अरे यार ये तो रिसेशन वाली सिचुएशन हो गई है। समझ पाए? यानी यहाँ पर पीपल डोंट हैव द मनी, पीपल डू नॉट हैव द मनी। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए, ही मंदी है जी, कि ये टर्म्स ओवरलैपिंग है। यानी रिसेशन और डिफ्लेशन को जज करना इकोनॉमी के लिए बहुत मुश्किल है। यू वॉन्ट नो व्हेन इकोनॉमी हैज शिफ्टेड फ्रॉम वन फेज टू द अदर, इसी को बिजनेस साइकिल भी कहते हैं अगर आपने सुना हो। तो कई चीजें आपको कंफ्यूज कर रही होंगी, जैसे डिफ्लेशन रिसेशन में सटीक डिफरेंस बता दो। सटीक डिफरेंस कुछ नहीं है इसमें। यानी ये इकोनॉमी की सिचुएशन को देख के ही जज करा जाता है कि सामान सस्ता हो गया फिर भी नहीं बिक रहा, सेल लगा दी फिर भी नहीं बिका, तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है वो रिसेशन के अंदर जा चुका है। एक शब्द अभी मैंने बोला, पर्टिकुलर सेक्टर, यानी रिसेशन पूरी इकोनॉमी पे नहीं लगता, रिसेशन हमेशा लगता है सर्टेन सेक्टर्स पे।
कोई सेक्टर ऐसा होगा जो रिसेशन में होगा, बाकी सेक्टर्स नहीं होंगे। जैसे कुछ समय पहले आपने सुना होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है रिसेशन से होकर गुजर रहा था, बहुत सारी नौकरियां लोगों की चली गई, बट बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्मूथली चल रहा था, इंश्योरेंस सेक्टर रिसेशन के अंदर चला गया था, बाकी स्मूथली चल रहा था। यानी रिसेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर कोई सर्टेन सेक्टर या सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर पाते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पूरे तरीके कंफर्म करें जी। अभी एक और टर्म है जो समझाऊंगा, यानी रीसेशन एक ऐसा, आप इमेजिन करो, अब आपके सारे दोस्त मिले हैं, आप 15-20 दोस्त हो जो हाई स्कूल फ्रेंड्स हो, जो स्कूल के फ्रेंड्स हो, उनमें से सभी लोग मिले हैं और हाँ जी हाँ बिल्कुल, अभी के लिए आप इधर फोकस करें। मान लेते हैं जी आप 8-10 लोगों की मुलाकात हुई है, सबके सब अलग अलग नौकरियों में है इस समय, लेकिन उनमें से एक इंसान ऐसा जो बड़ा उदास है। उससे पूछा क्या कह रहा है यार, बिल्कुल सेल नहीं है, समझ नहीं आ रही कैसे काम होगा, चीजें मैं सस्ती कर रहा हूँ, बिना मार्जिन रखे बेच रहा हूँ, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी बाहर नहीं आ पा रही। तो क्या उस पर्टिकुलर इंसान का सेक्टर रिसेशन के अंदर है? कबीर रो रहा है इस समय, कोई बात नहीं, बच्चा आया, बच्चे तो बच्चों का काम है ये, ठीक है। लेकिन अगर ये सभी उदास हो जाए, वो कह रहा है मेरा भी सामान नहीं बिक रहा, मेरा भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं बिक रहा, तो तुम पार्टी क्या करने आए हो, यहाँ पे काम पे ध्यान दो अपने। ये जो सिचुएशन होगी जिसमें सभी सेक्टर्स यानी एक साथ पूरी इकोनॉमी डूब जाए, उसे हम बोलते हैं डिप्रेशन। व्हेन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, या फिर आप कहेंगे होल इकोनॉमी goes through recession. Are you understanding? बताएं। यस बिल्कुल भी ना कह सकते हैं ऐसा, हुआ है, बिल्कुल हुआ है ऐसा। सीधी भाषा में बोले तो कुछ नहीं बिक रहा है उस सेक्टर से। जी हाँ, कुछ नहीं बिक रहा है, बहुत ही कम बिक रहा है। बताएं, क्या यहाँ तक आप समझ पाए दोस्तों? अब एक सवाल है, चलो डिप्रेशन तो समझ आ गया जी, सभी खाली बैठ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा, बट रिसेशन आपके हिसाब से सर्टेन सेक्टर्स में कौन से सेक्टर्स आ सकते हैं? मे लीड टू पीहू, मे लीड टू, बिकॉज इकोनॉमी इज डायनेमिक पीहू, तो बाकी चीजें कैसी चल रही हैं उस पर डिपेंड करता है। सर्टेन सेक्टर्स कौन से हो सकते हैं? एनी गेस? ऑटोमोबाइल और इंश्योरेंस नहीं सुनूंगा, मुझे कुछ और सुनना है। कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स, ठीक है, बताएं, बताओ फटाफट। ज्वेलरी, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री। क्या मैं कह सकता हूँ वो सेक्टर्स जिनके बिना काम चल सकता है? ध्यान से सुनो, नहीं कोचिंग नहीं आएगा इसमें, सोचो सोचो। वो सेक्टर्स जिनके बिना काम चल सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर सोचो, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे कम है, तो आपके हिसाब से मैं अनाज पे कॉम्प्रोमाइज करूंगा या घूमने पे, टूरिज्म से हो सकता है इसका बिल्कुल, मैं रोटी खाने पे कॉम्प्रोमाइज करूंगा या फिर गोल्ड खरीदने पे, टूरिज्म पे, मैं, समझ आए ना? यानी जो चीजें ऐसी हैं जो डेली नीड की हैं, वो सेक्टर्स इसके अंदर स्मूथली चलते रहेंगे। जो चीजें ऐसी हैं जो लग्जूरियस है, जिन्हें हम बस इसलिए करते हैं जिससे हमें अच्छा महसूस हो, जिनके बिना हम काम चला सकते हैं, वो सेक्टर्स जो है वही इसमें गड्ढे में जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे जो इन्वेस्टमेंट वाले सेक्टर्स होते हैं वो इसके अंदर डूबेंगे, जैसे रियल एस्टेट, वो इसके अंदर डेफिनेटली, आपने सुना होगा कुछ समय पहले रियल एस्टेट बिल्कुल डाउन हो गया था। ऑटोमोबाइल, गाड़ी नहीं लूंगा कोई बात नहीं, बाइक से ही घूमता रहूंगा 2 साल, और क्या दिक्कत की बात है, नहीं खरीदूंगा कुछ गोल्ड, लग्जरी आइटम्स नहीं खरीदूंगा, नहीं करूंगा इन्वेस्ट, भले ही वो मुझे पता है मेरी गलती है, बट आई डोंट हैव द मनी टू इन्वेस्ट। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास नहीं है पैसे शेयर डिवेंचर्स बॉन्ड्स खरीदने के, मुझे आईपीओ में नहीं पैसा लगाना अपना, है ही नहीं मेरे पास पैसा। लेकिन अगर मुझे पान खाना है तो पान तो मैं खा लूंगा, क्यों खा लूंगा, 20 रुपए का पान है, 20 रुपए बचा के भी क्या होगा। यानी जो सेक्टर्स ऐसे हैं जो स्मूथली चलते हैं, जो बेसिक सेक्टर्स है, जो रोजमर्रा वाले हैं, वो स्मूथली चलते रहते हैं। ओनली दो सेक्टर्स लाइक एयरलाइंस और यू कैन से बैंकिंग, ये सब सेक्टर्स इसके अंदर जो है डाउन जाते हैं। रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, शिवराज, ठीक है, समझ गए? कंस्ट्रक्शन वगैरह इसके अंदर जो है डाउन जा सकते हैं। सर डिमांड सेम है बट अचानक उस इंडस्ट्री में सप्लाई बढ़ जाए तो क्या होगा? उस केस में डिफ्लेशन हो सकता है, सस्ताई आ सकती है पीकू बाजार में, ठीक है। एयरलाइन बहुत यूज होती है बिल्कुल, लेकिन सोचिए अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मैं ट्रेन से जाना पसंद करूंगा? क्योंकि एयरलाइंस इस समय बहुत महंगी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप टिकट सिस्टम में देखते हो तो आज से 1 साल पहले और आज के टिकट्स में कम से कम 50% का गैप है, 50%। मतलब अगर मैं आज टिकट देखता हूँ कहीं की भी, मान लो मैं कोई जगह बताओ, बैंगलोर की, चलो बैंगलोर मान लेते, तो बैंगलोर की टिकट इस समय कम से कम 6,000 रुपए की होगी। आज से कुछ समय पहले की अगर मैं बात आपसे करता हूँ, गोवा की टिकट इस समय होगी 5-1 हजार रुपए की, बट आज से कुछ समय पहले गोवा की जो टिकट थी वो 3-3.5 हजार रुपए की आ जाती थी। पुणे की टिकट जो है मैंने कई बार अपनी कराई है, 2500 रुपए मैंने टिकट कराई है, आज मुझे नहीं लगता, मैंने चेक नहीं करा, बट इन एनी केस आई डोंट थिंक पुणे की टिकट कम से कम मतलब 4,000 की लपेटे में तो होगी ही होगी। तो यही तो महंगाई है। अब सोचो कि अगर मुझे बैंगलोर जाना है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, तो बैंगलोर की टिकट 6,000 रुपए की है, और वही अगर मैं ट्रेन में जाता हूँ तो मेरी टिकट 2500 की है। तो आपको क्या लगता है मैं कैसे जाऊंगा? अगर मेरे पास पैसा है, ठीक है, अगर मेरे पास पैसा है, नहीं आप थोड़े लंबे समय की देखो तमन्ना, तो मतलब 1 महीने बाद की चेक करो, अंदाजा जनरली जो मेगा सिटीज होती है उनकी 1 हफ्ते की तो महंगी होती है, बट उसके बाद की सस्ती होती है। तो मैं ट्रेन से जाऊंगा, सोच के देखो,
दिल्ली से पुणे में बहुत बार गया हूँ 2500 में। दिल्ली से पुणे में 13,000 रुपए में भी गया हूँ और मैं 2500 रुपए में भी गया हूँ। मैं मतलब दोनों केसेस हैं मेरी अपनी ही लाइफ के और कुछ ही महीनों के गैप पे। जो 13,000 है वो मैंने 2 3 4 5 घंटे पहले बुक करी थी और 2500 वाली मैंने 2 3 महीने पहले बुक करी। जी हाँ, 13,000 रुपए की टिकट से गया हूँ मैं दिल्ली से, वो भी पुणे को 2500 में भी गया हूँ। खैर, क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? यानी रिसेशन उन्हीं सेक्टर्स में आएगा विदाउट व्हिच यू कैन सर्वाइव। आई होप आप बात को समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। रीसेशन और डीफ्लेशन में छोटा सा फर्क आपको बोलता हूं, उसे सुन लेना ध्यान से, रटना मत, सुन लेना। डीफ्लेशन और रीसेशन में फर्क बोल रहा हूं, लिखने की जगह सुन लेना, ठीक है? देखो यहाँ चलो हल्का सा लिख ही देता हूं। ये है आपका रीसेशन, ये है डीफ्लेशन, ठीक है? मुझे बताओ मार्केट में क्या जो सामान है वो सस्ता है? जी हाँ, चीप है। जी हाँ, चीप है, सस्ता है, कोई खरीद ही नहीं रहा है, सस्ता ही क्या कर सकते हैं? Why तत्काल are priced high? First of all to demotivate you to book. Secondly to gain profit. Railways अच्छा खासा profit उससे कमाता है. Thirdly to make it available for everyone. मतलब तत्काल as the name says is kind of emergency. तो emergency के लिए they charge you more, but in turn they provide you a service. मतलब वो आपके लिए कुछ सीट्स को रिजर्व रखते हैं, जिसके बदले वो आपसे वो सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा लेते हैं। मेरे हिसाब से बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है तत्काल का। मतलब मुझसे डबल पैसा भी ले लो लेकिन तत्काल को मेंटेन करो, बिकॉज तत्काल नहीं होगा तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा कॉन्सेप्ट है तत्काल का। अब मुझे बताओ यहाँ पर सामान खरीदा जा रहा है क्या? नहीं खरीदा जा रहा। दोनों जगह चीजें चीप हैं। परचेजिंग पावर जो आपकी है, परचेजिंग पावर डिफ्लेशन के अंदर ज्यादा है, बिकॉज यू नो थिंग्स आर चीप। यहाँ पर भी परचेजिंग पावर ज्यादा है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर पैसा नहीं है, यहाँ पर पैसा है। फर्क समझ पाए? यहाँ पर पैसा नहीं है, यहाँ पर पैसा है, बिकॉज सस्ताई आई है। तो आपने अपनी तनख्वाह याद करो, कल बढ़वाई थी 100 की 110 कराई थी। सस्ताई आ गई है, आपके पास जेब में पैसा है, सामान सस्ता है, तो आप खरीदेंगे। बट रिसेशन में पैसा है ही नहीं जेब में, पैसा जा चुका है। कैन यू डू समथिंग फॉर अवॉइडिंग रिसेशन और डिफ्लेशन? नथिंग। आप कितने ही कुछ हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। दीज आर मैक्रो फिनोमेना, दीज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है जी? आगे चलें दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ पा रहे हैं। रीसेशन को इन शॉर्ट बोलूं तो चीजें सस्ती होने के बाद भी नहीं बिकती, बिकॉज लोगों के पास पैसा नहीं है। लेकिन लोग जो डेली वाली चीजें हैं वो खरीद लेते हैं, लेकिन जो चीजें वो अवॉइड कर सकते हैं वो उसे अवॉइड करते चलते हैं। आई होप आप बात पूरे तरीके समझ पा रहे हैं, ठीक है जी? चलें आगे दोस्तों। मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू कीप इट वेरी सिंपल। अपनी तरफ से जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रख रहा हूँ। अब आते हैं जी हाइपर इन्फ्लेशन पे। ये क्लास कब तक होगी? ये क्लास चलेगी आपकी 3 बजे तक। हाइपर इन्फ्लेशन, बिल्कुल अविक। भागती हुई महंगाई, यानी चीजें लिमिट से ज्यादा महंगी हो गई है, बहुत ही ज्यादा महंगी हो चुकी है। मतलब इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, किसी ने सोची ना होगी सच में। मतलब जो ब्रेड आज 40 रुपए की थी वो कल ब्रेड 400 रुपए की हो चुकी है। श्रीलंका में अभी तक न्यूज के हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं आया है, बिकॉज वहां पर ओवर प्रिंटिंग अभी तक नहीं हुई है, बट दे हैव स्टार्टेड प्रिंटिंग करेंसी। देखते हैं आज से 2 महीने बाद क्या होता है। एज ऑफ नाउ श्रीलंका इसमें मैं नहीं काउंट करूंगा, ठीक है? हाइपर इन्फ्लेशन में क्या है कि सामान बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका है, बहुत ही ज्यादा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप पैसा लेके जाते हो घर से 100 रुपए, तो आपको पता है 100 रुपए में आप क्या कर सकते हो? 2 किलो दूध ला सकते हो। हाँ भाई 2 लीटर ला सकते हो, ठीक है? आप तो खुश हो, 2 लीटर दूध ला सकते हो लमसम अंदाजे के तौर पे। अब वो आपके स्टेट पे डिपेंड करता है। यूपी में दूध 60 रुपए है, कर्नाटक में दूध 44 रुपए है, तो डिपेंड करता है आप कहाँ के हैं जी, है ना? उस पर डिपेंड करता है। अब ये है 2 लीटर दूध आप ला सकते हैं ऑन एन एवरेज। बट सोचो कि अगली बार आप जाओ और 1,000 रुपए लेके जाओ और तब भी आप 1 लीटर दूध लाओगे, तो ये ब्लंडर हो जाएगा। इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहेंगे, बिकॉज बहुत महंगा हो चुका है सब। यानी हाइपर इन्फ्लेशन क्यों आता है? क्योंकि सभी के पास बहुत सारा पैसा होता है लेकिन मार्केट में सामान नहीं होता। यानी इसका एकमात्र रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन माना जाता है, वो होता है ओवर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। ओवर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, ये पेपर का सवाल है, याद रखेंगे। अब आपने अपने बैंक में पैसा जोड़ा हुआ है, आपने कर दिया कि भैया मैं तो 5 लाख रुपए जोड़ लिया, अब मैं आराम से बैठ सकता हूँ, ये वो दुनिया भर की बातें। सरकार ने आपको, अगर आप सरकार आपको बर्बाद करना चाहती है तो सरकार कुछ नहीं करेगी, बहुत सारे नोट छाप देगी। अब बहुत सारे नोट छापने से क्या होगा? सभी चीजें महंगी हो गई। जो 5 लाख रुपए में आपने सोचा था कि कल को मैं कोई गाड़ी खरीदूंगा, मैं ऑल्टो खरीदूंगा या आई10 खरीदूंगा, अब वो 5 लाख रुपए में जो है साइकिल आएगी। क्यों? क्योंकि सब कुछ इतना महंगा हो चुका है। अब आप बैंक से जाके पैसे ले भी आओगे तो क्या फर्क पड़ता है? उसमें कुछ भी नहीं आएगा। यानी देश में सामान ज्यादा बनेगा तो देश का फायदा होगा, रादर देन वी हैव मोर करेंसी लेस करेंसी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सामान जो है ज्यादा होना चाहिए देश में, तभी जो है देश स्मूथली चल पाएगा। दैट इज व्हाई वी फोकस ऑन द जीडीपी, ठीक है? इमरजेंसी कंडीशन भी हो सकती है लाइक वॉर, बट दे सी इन्फ्लेशन की बेसिक डेफिनेशन अभी क्या? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इफ इट इज टेम्पररी इट वोंट काउंट इन इन्फ्लेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन्फ्लेशन की जो डे वन की डेफिनेशन है वो है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जनरल प्राइस राइज। क्या हाइपर इन्फ्लेशन आप समझ पाए हैं पूरे तरीके? बहुत ही ज्यादा महंगाई,
इसमें डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। मैं आपको प्रूफ देता हूँ इसका, ठीक है, बढ़िया सा एग्जांपल दूंगा। मैं कहीं फैक्ट्री में काम, आप मान लेते हैं आप 60,000 रुपये में कहीं नौकरी करते हैं, सरकार को छोड़ो, 60,000 रुपये में आप जो है बहुत बहुत शुक्रिया, 60,000 रुपये में आप कहीं पे नौकरी करते हैं, ठीक है, ये प्राइवेट नौकरी है, आप कहीं सामान बनाते हैं। अब 60,000 रुपये में आपको पता है कि 40,000 रुपये मैं खर्च कर दूंगा और 20,000 रुपये मेरी सेविंग, ठीक है। अब अचानक रातों रात बहुत ही महंगाई आ गई, रातों रात सेंटा क्लॉज आए आपके घर पे और आपकी छत पे पैसे छोड़ के चले गए, हो लो बेटा कुछ पैसे ले लो। आपने उस थैले को खोला और उसके अंदर पैसा रखा हुआ था, बहुत ही सारा, मजा ही आ गया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि सेंटा भाई कूद के अगली छत पे भी गए थे और वहां से भी 3 बार आवाज आई थी हो की, हो, तो डेफिनेटली उन्हें भी कहा गया होगा पैसा ले लो। अब प्रॉब्लम ये है कि पूरे मोहल्ले में पैसे पड़ गए हैं, सेंटा भाई जो है दिल के अच्छे इंसान थे, सबको पैसा देके चले गए। अब सुबह क्या हुआ कि आप सभी के पास 60-60 लाख रुपए आ गए, सबके पास, मजा ही आ गई। पूरे देश के पास 60 लाख रुपए, तो सोचो जो आपकी फैक्ट्री का मालिक था, मान लेते हैं आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, 60,000 की जगह तनख्वाह आपकी थोड़ी कम कर देता हूँ, 10,000 रुपये कर देता हूँ। आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, 10,000 रुपये महीना लेते हो, मान लेते हैं मेरी फैक्ट्री में आप काम करते हो, ठीक है, 10,000 रुपये आप मुझसे लेते हो। अब अगर रात को आपको जो है 60 लाख रुपए मिल गए, सोच के देखो जरा। तो अब मैं सुबह आपको फोन करूंगा, अरे यार काम पे नहीं आएगा यार, क्या क्या चक्कर है काम पे, अरे तुम आओ हमारे यहाँ काम पे। अब हम 10,000 वाले इंसान नहीं है, 60 लाख रुपए हम पे, वो नया नया जोश है उसमें, उसे क्या पता मेरे पास भी 60 60 लाख रुपए हैं, उसे लग रहा है वही है बस सबसे बड़ा खिलाड़ी इस दुनिया का। अब होगा क्या, क्योंकि सब पे 60 लाख रुपए हैं, तो सुबह जब किराने वाले भाई अपनी दुकान को खोलेंगे तो क्या होगा, वहां पे बहुत सारे लोग पहले से ही खड़े होंगे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि वैसे वो किंडर जॉय को अवॉइड करते हैं, लेकिन आज वो अपने बच्चे को 4 किंडर जॉय दिलाएंगे, क्योंकि किंडर जॉय तो 45 का ही है, लेकिन अब उन पे 10,000 की जगह 60 लाख रुपए आ चुके हैं, तो वो कहेंगे अरे किंडर जॉय भी खाओ, वो बड़ी वाली सिल्क दे दो जरा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फ्रूट एंड नट है या कोई भी, अरे ओरियो वाली कौन खाता है, अरे दे दो यार तुम चिंता मत करो, जो है सब दे दो। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि शाम तक ही देश में से बहुत सारा सामान लोगों के घरों पे पहुंच जाएगा, सिंपली बिकॉज दे हैव द कैश। अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वो इंसान मेरे पास काम पे नहीं आया, तो क्या मैं सामान को बना पाया हूँ, यानी जो कैडबरी की दुकान पे या कैडबरी की फैक्ट्री में जो सिल्क बननी थी, क्या वो सिल्क बन पाई होगी, कोई आया ही नहीं वहां पे, सब घर बैठ के सिल्क खा रहे हैं। अब जब सिल्क नहीं बनेगी तो क्या उस दुकान पे जो सिल्क पहुंचनी थी वो नहीं पहुंचेगी, बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। अब दुकान वाले को समझ आ गया सामान थोड़ा सा ही बचा है, खरीदने वाले लाइन लगा के बैठे हैं। अब वो कहेगा सिल्क तो 200 की नहीं है, ये जो एमआरपी लिखा है ना, ये तो मिनिमम रिटेल प्राइस है, मिनिमम 200 है, मैक्सिमम तो मेरी मर्जी, मैं अपने हिसाब से खेलूंगा, 2,000 की है। अब कुछ लोग तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग कहेंगे दे दे, क्यों, अरे अभी 55 लाख बचे यार, तुम क्या बात कर रहे हो, लो 2,000 की, बेटा तुम खाओ चॉकलेट और दोस्तों को बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो धीरे धीरे क्या होगा, सामान और महंगा होता जाएगा और सप्लाई और कम होती जाएगी, यानी देयर विल बी अ मिसमैच इन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड बहुत हद तक बढ़ती जा रही है, सप्लाई बहुत हद तक गिरती जा रही है। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि 60 लाख रुपए धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और बहुत तेजी से खत्म होने लगेंगे, बिकॉज अब सामान महंगा हो गया। सिल्क के बिना तो काम चला लोगे, जो ब्रेड 40 रुपए की थी वो ब्रेड हो गई 4,000 रुपए की, वो तो खरीदनी पड़ेगी, आटा तो खरीदना पड़ेगा, तेल तो डलवाना पड़ेगा, है ना, सब कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसका मतलब क्या होगा, धीरे धीरे जो 60 लाख है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये हुई कि 60 लाख तो खत्म हो गए। अब उसके बाद उसने मुझे फोन करा, अरे सर जी कल से काम पे आ जाऊं क्या, मैंने कहा आ जा। तो अब वो आ गया, तो कह रहा क्या तनख्वाह दोगे, मैं कहा 10,000 रुपये ले रहा, 10,000 रुपये ले ले। कह रहा सर 10,000 रुपये में तो ब्रेड आती है, तो पूरे महीने काम करके ब्रेड खाऊंगा क्या मैं कहा तुझे पहले सोचना चाहिए था। यानी अब सिचुएशन ये होगी 10,000 रुपये में कुछ भी नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि 10,000 रुपये में कुछ नहीं होगा तो वो अपनी तनख्वाह बढ़वाएगा और वही सेम साइकिल चलती रहेगी घिसी पिटी, और धीरे धीरे ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आप अगर 1 लाख रुपए लेके जा रहे हैं तो आप 1 किलो आटा लेके आ रहे हैं, आप 10 लाख रुपए लेके जा रहे हैं तो आप एक पैकेट आटा लेके आ रहे हैं, ये सिचुएशन आपकी आ जाएगी और ये इकोनॉमी डूबने जा रही है पूरे तरीके। अब इसके कई सोल्यूशन निकाले जाते हैं कि नोट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, यानी अभी तक आप क्या करते हैं, 2,000 का नोट आपने देखा है, अब बाद में 2 लाख का नोट देखेंगे, 2 करोड़ का नोट देखेंगे, लेकिन क्या उससे कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक ही तरीका है कि इकोनॉमी में से पैसा खींच लो, पूरा पैसा खींच लो। लोगों के पास पैसा नहीं होगा, सब गरीब हो जाएंगे, सब काम पे जाएंगे, धीरे धीरे काम करेंगे और उम्मीद है देश ठीक हो जाएगा, बट इट इज नॉट दैट सिंपल। मतलब इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल मैंने एक लाइन में बना दिया है, बट दिस इज द ओनली वे कि जो करेंसी एक्स्ट्रा प्रिंट करी गई थी उस करेंसी को वापसी खींच लो। जी हाँ बिल्कुल, कई देशों में ये सिचुएशन आ चुकी है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? जिम्बाब्वे में 2010 में जो है ये केस हो चुका है, जहां तक मुझे याद है, एक बार आप चेक कर लेना, जिम्बाब्वे में 2010 में मतलब ऐसा होता था कि पूरा बैग भर के पैसा लेके जा रहे हैं और एक ब्रेड खरीद के खिला रहे हैं। ठीक है, चले जी आगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए हैं पूरे तरीके, सारी बात समझ गए। चलो जी, क्या आपको इन्फ्लेशन वाला पूरा टॉपिक आपको समझ आ गया? एक आखिरी चीज मैं आपको और समझा रहा हूँ, वो है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन के नाम में मुझे दो चीजें दिख रही हैं, एक तो है स्टैगनेंट, एक है इन्फ्लेशन। ये इंडिया की कंडीशन है। स्टैगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ,
और इन्फ्लेशन का मतलब है जो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, यानी इसमें क्या है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और हाई इन्फ्लेशन। अब सवाल ये है कि जब महंगाई है तो लोग काम पे क्यों नहीं जा रहे हैं? कोई बताना चाहेगा? बिकॉज दे डोंट हैव अ जॉब, दे डोंट नो वेयर टू गो। बिल्कुल सही, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ही ये है कि उन्हें पता ही नहीं काम पे जाना कहाँ है, मतलब उन पे काम नहीं है। तो काम क्यों नहीं है? ये मिसमैच हो चुका है। इसे कौन ठीक कर सकता है? सरकार ठीक कर सकती है और कोई ठीक नहीं कर सकता। आप हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर ऑन द रिसीविंग एंड, हम कुछ नहीं कर सकते। ये इस समय इंडिया की थोड़ी सी कंडीशन है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ समथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज पेपर में पिछले साल पूछा गया था, शायद 2 साल पहले सवाल, कि इंडिया इनमें से किस कैटेगरी में आता है। वी हैव हाई इन्फ्लेशन, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा किस रीजन की वजह से है, एंड वी हैव हाई अनएम्प्लॉयमेंट, मैं ये नहीं कह रहा किस रीजन की वजह से है। मैं बस फैक्ट बता रहा हूँ, इट इज हाई, जो कि सरकार भी मानती है, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट है और महंगाई है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। इसका एक ही तरीका है कि जो सप्लाई और डिमांड का जो चेन है उसे पूरा करा जाए। प्राइवेट सेक्टर इसमें हेल्प कर सकती है, जी हाँ बिल्कुल कर रही है, बट कितनी कर सकती है, कैसे कर सकती है, वो तो समय ही बताएगा। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज अ बिग प्रॉब्लम, और ये अपने देश के साथ छोड़ो पूरी दुनिया के साथ है। लोगों ने पैसा कंसंट्रेट कर रखा है, और व्हाई नॉट, आप एक बार सोच के देखो, उसने रिस्क लिया है। जब किसी को पता ही नहीं था 5G क्या है, तब उस इंसान ने अपने हजारों करोड़ रुपए जो है उसमें डाल दिए। अब जब मुनाफे का टाइम है तो मुनाफा क्यों ना कमाए? सोच के देखो जरा। मतलब अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बिकॉज ही हैज टेकन द रिस्क, तो ही हैज द राइट टू मेक मनी। बट अगर आप सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट से देखो, अगर आप तो उस केस में ये है कि ये तो गलत बात है। अगेन ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से सोचते हैं, बिकॉज इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, सो इट डिपेंड्स आप कैसे सोचते हैं। सी द प्रॉब्लम विद डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट पीपल वोंट वर्क। अगर हर सुबह उठ के सरकार क्या करे, सभी के पैसे को छीन के बराबर बांट दे, मैं तो नहीं जाऊंगा काम पे। आप ही क्यों जा रहे हैं? लेट अंबानी वर्क, कल तो आ जाएगा पैसा। नहीं, सीरियसली, दिस इज द पॉइंट। अगर फ्री में पैसा मिल रहा है तो आप काम पे क्यों जा रहे हैं? लेट हिम वर्क, है ना। तो जो इन इक्वालिटी है वो बहुत जरूरी है, यही कड़वा कड़वी बात है, बट इकोनॉमिक्स कहती है इन इक्वालिटी बहुत जरूरी है। अगर सब इक्वल हो जाएगा तो कोई एम्प्लॉय क्यों होगा? सब एम्प्लॉयर होंगे, और एम्प्लॉयर का कद्दू हो गए जब कोई एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉयर वही तो होता है जो एम्प्लॉय को अपने पास रखता है। कोई एम्प्लॉय नहीं है तो तुम एम्प्लॉयर भी नहीं हो, सब अपने अपने घर बैठे हैं, लूडो खेल रहे हैं घर वालों के साथ बैठ के, कोई काम ही नहीं करेगा, ठीक है। आई होप आप पूरा ये टॉपिक समझ चुके हैं। क्या आपको इन्फ्लेशन समझ आया है? मुझे बताएं, ये टॉपिक मैंने आपका पैक करा दिया है, आई होप आपको समझ आया होगा। आई हैव ट्राइड कि इसे मैक्सिमम लेवल तक आपको सिखाया जाए। अपनी तरफ से जो मेरा बेस्ट था वो मैंने आपको इस टॉपिक में दिया है। चाहता तो मैं स्लाइड्स दिखा दिखा के इसे उड़ा देता, बट आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट। आई होप आपको सीखने को मिला होगा। यहाँ पर आपका सेशन कंक्लूड नहीं हो रहा, बट बदले में जो है मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ। वो जो ब्रेक आपका है उसके बाद में पूरे तरीके फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करूंगा, मजेदार टॉपिक होगा। जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो तो मैं आपको 2 मिनट के बाद ही बताऊंगा, बट मजेदार टॉपिक होगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। आपको मैं 1 से 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, आप प्लीज सेशन में बने रहें, और चटपटे टॉपिक के साथ हम लोग मुलाकात करते हैं। एक बार कंफर्म करें आप सभी को आवाज साफ आ रही है? अब जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक मुश्किल टॉपिक है। मुश्किल टॉपिक इस वजह से है बिकॉज बच्चों को पता होता है पेपर पूछेगा, बट फिर भी बच्चे पढ़ के नहीं जाते। तो मैं अपनी तरफ से जो उसमें 100% ऑफ द डेटा है वो आपको दूंगा। थोड़ा सा आपको याद करने का होमवर्क दूंगा। इट वॉन्ट बी टोटल होमवर्क, बिकॉज मैं अपनी तरफ से क्लास में आपको सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन आपको घर पे उसे आज पढ़ना ही होगा, ठीक है। एक बार कंफर्म करें यार, आप सभी को आवाज साफ आ रही है? कहाँ तक आप तक आवाज पहुंची है? प्लीज कंफर्म करें कहाँ तक आप तक आवाज पहुंची थी। आखिरी बात क्या है जो आपने सुनी थी? मैं तो बहुत ही कुछ समझा चुका आगे तक।
अच्छा, अभी नए टॉपिक पे ही हैं आप लोग, अरे क्या बात है, दोबारा बताते हैं। मैंने अभी स्टैगफ्लेशन दोबारा समझाया था एक बच्चे को, अच्छा आपको नहीं समझ आया। क्यों होता है देखिए, इसका एक कारण तो नहीं है शांतनु, मल्टीपल फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं। जनरली अगर मान लेते हैं मार्केट में लो इन्फ्लेशन होता है, देखो है क्या शांतनु, एक साइकिल है पूरी, जिसके अंदर कभी महंगाई कम होगी, फिर महंगाई ज्यादा होगी, मतलब साइकिल के तरीके ही चलता है। मतलब इन्फ्लेशन अपने आप में तो बिजनेस साइकिल का हिस्सा है। साथ में मैक्रो लेवल पे जब रिसोर्सेज को सरकार के द्वारा या इन जनरल देश के द्वारा यूटिलाइज नहीं करा जाता प्रॉपर्ली, तो उस केस में ये सिचुएशन बनती है। अगर आप इन शॉर्ट पूछो तो सप्लाई डिमांड मिसमैच इज वन ऑफ द रीजंस फॉर इन्फ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन। मैं आपको ये बता रहा था कि जो अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा सा मुश्किल भी है। मुश्किल इस वजह से है क्योंकि काफी बच्चे जो हैं उसे अच्छे से पढ़ के नहीं जाते हैं और पेपर में गलत करके आ जाते हैं। वो टॉपिक क्या है, अभी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। क्या आप सभी को स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है? अभी दिखेगा, आएगा, धीरे धीरे आएगा स्क्रीन पर। 5 ईयर प्लान्स, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसे छोड़ के जाते हैं तो आपकी बेवकूफ़ी है, नासमझी है। आप ये नासमझी मत करिएगा, क्योंकि हर किसी को मौका नहीं मिलता बार बार पेपर देने का। जो बच्चे CHS LMTS दिल्ली पुलिस या और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये पढ़ के जाना ही जाना है। इसके शुरुआत के 2 प्लान्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं, और उसके बाद जो गरीबी हटाओ वाला क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान है, प्लान हॉलीडे है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। ठीक है जी, मैं अपनी तरफ से आपको इसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। जो जो मुझे काम का लगता है मैं सिर्फ वही एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। ये पीडीएफ आपके लिए अपडेट सेक्शन में डाल दी जाएगी थोड़ी देर के बाद, रात तक कोशिश करूंगा डाल दूंगा। आई ट्राई की क्लास की ठीक बात डल जाए, बट इन एनी केस रात तक आप तक पीडीएफ पहुंच जाएगी। इसे अच्छे से आप पढ़ेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, चाहे तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं कि कीवर्ड्स बस मैं पढ़ के चले जाऊंगा या चली जाऊंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप उसी के अंदर करें नोट्स। देखिए मैं अपनी तरफ से आपको डेटा पूरा दूंगा। ये पूरा डेटा कहाँ से लिया गया है, ये सरकारी डेटा है जी। ये आज पूरा हो जाएगा, मैंने इस क्लास के लिए यही बचा के रखा था आखिरी आधे घंटे के लिए। ये पूरा मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, शुरू करें दोस्तों, कहानी बताएं आप तैयार हैं? एक चीज एडवांस में बता देता हूँ, सब कुछ जो लिखा हुआ दिख रहा है वो नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ वो पढ़ाया जाएगा जो मुझे लगता है मेरे या आपके काम का है। अगर आपको सब कुछ पढ़ना है तो आराम से पीडीएफ से इधर उधर से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको पीडीएफ से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, अपने नोट्स चाहे तो अपने बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले व्हाई डू वी नीड अ प्लान? व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस प्लान? बताएं जी, व्हाट डू यू थिंक? टू वर्क ऑन, ठीक है, सही है, टू इम्प्लीमेंट। प्लान नहीं होगा तो हमें क्या पता हमें क्या करना है। जब तक आपके पास प्लान ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं आपका गोल क्या है। बिल्कुल आप सभी लोग बिल्कुल सही बात लिख रहे हैं। अब अगला सवाल, व्हाई डू वी नीड अ 5 ईयर प्लान? लाइक व्हाई नॉट 6 और 4 और 2, व्हाई 5? आपने पहले सवाल का आंसर बिल्कुल सही दिया, गवर्नमेंट टेन्योर, बट दिस डज नॉट मैच विद द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट। रशिया इंप्लीमेंट सही आया है, और गवर्नमेंट वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को वैलिड मानता हूँ। एक्चुअल रीजन क्या है देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। हमारा जो देश है वो शुरुआती दौर में रशिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू जी, वो भी रशिया की जो नीतियां थी उन्हें बहुत अच्छे से फॉलो करा करते थे, बहुत अच्छे से उन्हें स्टडी करते थे। और जो कि मैं कहूँगा कुछ हद तक सही भी था, क्योंकि उसी की वजह से आज जो मिक्स्ड सोसाइटी आपको देखने को मिलती है कि जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जैसे कि रेलवेज है या डिफेंस है, ये सब किसके कंट्रोल में है? पूरे तरीके सेंटर के कंट्रोल में है। ये जो है सोशलिज्म से ही उठ के आया है, ये जो है कैपिटलिज्म से उठ के आया है, जो कि आप जानते हैं क्लासिक एग्जाम्पल जिसका रशिया ही बनता है। अब 5 ईयर प्लान क्यों? क्योंकि वहां पे भी 5 ईयर प्लान चलते थे। सेकेंडली ये भी एक रीजन हो सकता है कि सरकार ने सोचा कि 5 साल का ही टेन्योर है, तो ये भी एक अच्छा रहेगा। तो दोनों रीजंस जो आप लोग लिख रहे हो मेरे हिसाब से वैलिड है। ठीक है जी, जी हाँ, सबसे पहले रशिया में ही हुआ था 1920s में। ये जो 5 ईयर प्लान्स वाला कॉन्सेप्ट है सबसे पहले वहीं आया था। मैं स्पेशल में सवाल करा चुका हूँ। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग होगा दोस्तों, क्योंकि स्क्रीन पर डेटा वैसे मैं लिख कर नहीं पढ़ाता, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो मुझे ऐसा लगता है बिना लिखे पूरा कंटेंट आप तक नहीं पहुंच पाएगा, तो मैं इसे इस वजह से आपको डेटा दे के ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ट्राई टू कॉपरेट। रशिया मिक्स नहीं है, जनरली सोशलिस्ट है रशिया। ठीक है, मेनली Indian planning is an open process. Much of the controversy and debates that accompany the preparation of plans are public. Open process क्यों? क्योंकि सबको सब कुछ पता है कि हम कैसे प्लान करते हैं। डू यू नो कि डिफेंस ने जो है अपनी सीक्रेट एजेंसी की तरफ कितना पैसा दिया है इस साल? नहीं पता, किसी को नहीं पता। बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे होंगे हमारे देश के जो हमें पता ही नहीं, सच बता रहा हूं मैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, हमें नहीं जानना। हम क्या करेंगे जान के, न्यूज वाले क्या करेंगे जान के, है ना? बिल्कुल, तभी तो वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। बट जब हम प्लान करते हैं, क्या उस प्लान को प्रिंट करा जाता है, अखबारों में टीवी के अंदर सुनाया जाता है? आजकल तो प्लान नहीं बनते, दिस 5 ईयर प्लान कॉन्सेप्ट इज गॉन। बट जैसे बजट आता है, तो बजट एक पूरे तरीके ओपन प्रोसेस है कि जब बजट आएगा तो जब न्यूज वाला सुनेगा ना, उसी समय आप भी सुनोगे, मैं भी सुनूंगा, बिकॉज वो एक ओपन प्रोसेस है, ये खुल के बता दिया जाता है कि भैया ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, बट
जो आपका डिफेंस वाला पोर्शन है या जो स्ट्रैटेजी वाला पोर्शन है, वो सब किसी को नहीं बताया जाता, ठीक है। अब सब कुछ ओपनली होता है, ये सारी बात आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, मुद्दे की बात पे चलते हैं। प्लानिंग जो हमने शुरू करी है वो करी है 1951 में। पेपर का सवाल आपका यहीं से तैयार होता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था उसकी बात हम बाद में करेंगे। जो लिखा हुआ स्क्रीन पर पहले डिक्टेट करता हूं। दो द प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बिगेन इन 1951 विद द इंसेप्शन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, थ्योरेटिकल एफर्ट्स हैड बिगन मच अर्लियर। ऐसा तो नहीं है कि अचानक ही प्लान बन गया होगा, अचानक ही रातों रात सोचा प्लान बना देते हैं। आजादी से भी पहले से ही ये जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है चलता था। सबसे पहले बनी थी एक कमेटी जिसका नाम है नेशनल प्लानिंग कमेटी। आई रिपीट, दिस विल बी अ बिट बोरिंग, बट क्या कर सकते हैं दोस्तों, पढ़ना तो अपने को है ही ना, तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, फोकस करो, ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी आपकी 1938 में आईएनसी के द्वारा, ऑब्वियसली क्योंकि उस समय यही पार्टी थी जो रिप्रेजेंट करती थी भारत को। ये भी पूछ सकता है आईएनसी ने नेशनल प्लानिंग कमेटी कब बनाई, 1938 में बनाई, ठीक है। इस कमेटी ने काफी कुछ करा। उसके बाद एक प्लान आया, बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, ये कब आई थी, 1944 में आया। इसी तरीके जो है आपका एक पीपल्स प्लान आया, कब आया, 1945 में। सर्वोदय प्लान आया 1950 में, किसके द्वारा आया, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा आया। इस पेज पे काफी कुछ ऐसा है जो आपको पता होना चाहिए। जो जो आपके काम का है मैं उस पर बक्से बनाते चलता हूँ, आपको रिवीजन में जो है काफी मदद मिलेगी। मैं अपनी तरफ से अपना काम करता हूँ, आप अपनी तरफ से अपना करिएगा। ये जो रोना धोना है कि बाद ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये कैसे होगा, वो रोना धोना पेपर की बात करेंगे। अभी के लिए जो है आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये आपको मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। बॉम्बे प्लान कब आया, गांधीयन प्लान कब आया, पीपल्स प्लान कब आया, और 1950 में किसने कौन सा प्लान लॉन्च करा था, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए दो चीजें होती है, एक होता है सोशलिस्ट कंट्री शांतनु, एक होती है कैपिटलिस्ट कंट्री। एक कंट्री ऐसी है जिसे मेनली सरकार चलाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इर्द गिर्द या गवर्नमेंट के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें मेनली सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। ऐसी सोसाइटी सोशलिस्ट सोसाइटी हो सकती है। एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा देश जिसके अंदर सब कुछ प्राइवेट है, तो वो जो है आपका कैपिटलिस्ट होता है। यूएसए कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल हो सकता है, रशिया सोशलिज्म का एग्जाम्पल हो सकता है। चलें आगे, क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए, आगे बढ़ते हैं जी। अब अगेन बहुत सारी कहानी है, मुद्दे की बात आपको बताता हूँ। ये मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है कि 1920s के अंदर रशिया से एक कॉन्सेप्ट उठा था, आपको शायद याद होगा। जोसेफ स्टालिन जो है, स्टालिन जो है रशिया के बहुत फेमस लीडर हैं, इनफैक्ट न्यूज की डिबेट्स में भी आपने सुना होगा। बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे देश वाले 100 साल पुराने एक इंसान को हमारे देश के नेताओं से कंपेयर कर देते हैं। वो कोई सी भी पार्टी के कुछ भी हो, बट दिस डज नॉट फील नाइस। हम बहुत बढ़िया हैं यार उन लोगों से, हम किससे किसे कंपेयर कर रहे हैं, आप सोच के देखिए। वी आर लाइक इन 2020s, इट वाज लाइक इन 1920s, तो फिर भी ये सब हम कर रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। जोसेफ स्टालिन इंप्लीमेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन द सोवियत यूनियन या यूएसएसआर। सोवियत यूनियन ही टूटकर ये जो जितने सारे देश हैं आपके, रशिया, यूक्रेन, ये सब जितने देश हैं पहले सब एक ही हुआ करते थे, इन्हें सोशलिस्ट यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन कहा जाता था, ठीक है जी। उसके बाद चाइना और इंडिया ने दोनों ने यूज करा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। इंडिया ने यूज करना अब जो है बंद कर दिया, ठीक है। मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए काम की बात। चाइना एंड इंडिया बोथ कंटिन्यू टू यूज 5 ईयर प्लान्स, ऑल्दो चाइना renamed its 11th 5 ईयर प्लान a guideline rather than a plan, समझ गए, to signify the central government's more hands off approach to development। इसका मतलब क्या है, चाइना ने क्या करा है, जो 11th 5 ईयर प्लान था चाइना का, उसे प्लान नहीं कहा, उसे गाइडलाइन कह दिया। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि दिस इज नॉट एग्जैक्ट, दिस इज नॉट रिजिड, ये फिक्स नहीं है, ये बस एक गाइडलाइन है किस तरीके देश आगे चलेगा। हैंड्स ऑफ अप्रोच का मतलब है दिस इज जस्ट अ गाइडलाइन, यू ट्राई टू फॉलो दिस, अगर नहीं भी फॉलो कर पाए, इफ यू हैव समथिंग बेटर, आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। क्या बात को आप समझ पाए, क्या हर पैराग्राफ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा और पोर्शन है बोरिंग वाला, उसके बाद हम जो है अपना फर्स्ट 5 ईयर सेकंड 5 ईयर की तरफ चलेंगे, वो इजी होगा, फटाफट निपट जाएगा। आगे चलते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951। सर जी घोट के पी के जाना है इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये भी पता होना चाहिए किसके समय लॉन्च हुआ था। ऑब्वियसली जो 1951 में जो पीएम होगा उसी के अंडर लॉन्च हुआ होगा। जी हाँ, अगली ही लाइन में लिखा गया है, फर्स्ट प्राइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। द प्रोसेस बिगेन विद सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन। क्या ये सब सवाल आपके सीएचएसएल के सवाल है दोस्तों? अगर आप प्रीवियस ईयर फॉलो करते हैं तो आप समझेंगे इस डेटा की इंपॉर्टेंस क्या, अदरवाइज आपके लिए जस्ट कुछ लाइन सही। ये सब पेपर पूछ रहा है, घिसे पीटे सवाल है, पूछता चलता है। दिस द प्रोसेस बिगेन विद सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन इन मार्च 1950। ये हमारा नहीं है श्वेता, ध्यान से देखो। चाइना रीनेम्ड इट्स 11th 5 ईयर प्लान, नॉट आर्स। चाइना का जिक्र करा गया, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चाइना के 11th 5 ईयर प्लान की बात करी जा रही है उस लाइन में। अच्छा, इफ द 5 ईयर प्लान first 5 ईयर प्लान started in 1951, how did the planning commission emerge in 1950? अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान ही 1951 में आया है तो प्लानिंग कमीशन 1950 में कैसे आ गई, पहले कैसे आ गई? कोई कहना चाहेगा कुछ इस बारे में? क्योंकि प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान दिए, 5 ईयर प्लान ने प्लानिंग कमीशन नहीं दी।
यानी पहले प्लानिंग कमीशन का आना नॉर्मल है, लॉजिकल है, बिकॉज प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में बनी और उसी ने वो प्लान बनाकर देश को आप कहेंगे सबमिट करें। ठीक है जी, क्या यहाँ तक आप बात समझ गए? आगे चलते हैं जी। द प्लानिंग कमीशन वाज चार्ज्ड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मेकिंग असेसमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज दिस एंड दैट, वो आखिरी लाइन में सब कुछ लिखा हुआ है। आगे चलते हैं जी, ये आपको पता है सारी बात। The first 5-year plan was launched in 1951. Two subsequent plans were formulated till 1965. उसके बाद कुछ ब्रेक आ गया था। अभी के लिए हम इस कहानी को साइड करते हैं। अब मैं यहाँ से आपको पढ़ाना चालू करता हूँ। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, अगर प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ आपसे कोई पूछता है तो आपका आंसर 1950 होगा। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। सबसे पहले ये बेस्ड था हेरोल्ड डोमार मॉडल के ऊपर। अगर यही यूपीएससी होता मैं आपको इसे डिटेल में बताता, बट ये एसएससी है तो एसएससी सीधा पूछता है कौन सा प्लान बेस्ड था इस मॉडल के ऊपर। आप ध्यान रखेंगे जी, हेरोल्ड डोमार मॉडल। ये जो डेटा आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, ना ही मैंने टाइप करा है, ना कि किसी और वेबसाइट से उठाया गया है। ये डेटा सरकारी प्लान की साइट से उठाया गया है, तो डेटा 100% करेक्ट है। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसे रेफर करें। मैंने अभी तक कोई सवाल ऐसा नहीं देखा जो इस पीडीएफ से बाहर गया हो 5 ईयर प्लान का, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1951 में शुरू हुआ है, 5 साल का होता है, तो 51 से 56 तक चलेगा। हेरोल्ड डोमार मॉडल के ऊपर बेस्ड है। और पहले जो हमारा प्लान था उसमें हमने एग्रीकल्चर पे फोकस करा था, इंडस्ट्री पे नहीं। ध्यान रखेंगे, हमने एग्रीकल्चर पे फोकस करा था, इंडस्ट्री पे नहीं। देश अभी अभी आजाद हुआ था 4 साल पहले, तो हम चाह रहे थे कि देश के अंदर जो महंगाई वगैरह है उसे कंट्रोल करा जाए। हमने इस प्लान को लॉन्च करा और सरकार का कहना है कि दिस प्लान वाज सक्सेसफुल। आगे चलते हैं। आई सजेस्ट यू डू नॉट मेक द नोट्स बिकॉज यू वोंट बी एबल टू। आगे चल के बहुत बहुत कुछ है लिखने को, तो यू विल मिस ऑन पॉइंट्स। सजेशन है कि आप अभी समझ लो। नोट्स अगर बनाना ही चाहते हो तो पीडीएफ को डाउनलोड करके उससे बना लेना, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब देखिए, अगर एसएससी बहुत ही गंदा खेलेगा तो ही इस टारगेट ग्रोथ और एक्चुअल ग्रोथ पे खेलेगा। मैं रिकमेंड नहीं करता फर्स्ट रीडिंग में इसे याद करना, क्योंकि इससे कोई खास सवाल मैंने नहीं देखे। बट फिर भी अगर आप चाहें तो यू कैन, डेफिनेटली यू कैन। पहले का दूसरे का याद कर लो, क्या जाता है, ठीक है। मैं पर्सनली इतना रिकमेंड नहीं करता। सेकंड 5 ईयर प्लान आता है जी 1956 से 1961 तक ये प्लान चलता है, ठीक है जी। और इसके अंदर जो है पीसी महालनोबिस जी जो है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, क्योंकि ये मॉडल जो है इन्होंने ही डिजाइन करा था। डेफिनेटली कुछ कंट्रीब्यूशन हेरोल्ड डोमार मॉडल का भी था। आप देखेंगे हेरोल्ड डोमार ग्रोथ मॉडल वाज अगेन यूज्ड फॉर ओवरऑल प्रोजेक्शंस, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रति जो कंट्रीब्यूशन था वो महालनोबिस जी का भी था बहुत ज्यादा। तो इस वजह से सेकंड प्लान को महालनोबिस प्लान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस 5 ईयर प्लान के अंदर हमने जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करा था, ना कि हमने फोकस करा था एग्रीकल्चर पे। ध्यान रखेंगे, पहले वाले में एग्रीकल्चर है, दूसरे वाले में इंडस्ट्रियलाइजेशन है। पहले ए आता है ना, तो वो एग्रीकल्चर से जुड़ा है। और पहला ए होता है तो फर्स्ट जो है वो ए से जुड़ा है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे जो आता है आपका सेकंड वाला, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ये भी आपसे पूछ सकता है, बताओ हमने किस पे फोकस करा, और ऑप्शन में देगा हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज पे। ठीक है। इसे भी जनरली हम सक्सेसफुल मानते हैं, ठीक ठाक मानते हैं। और ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की जो आई थी, ये बेसिकली अभी तक जो है हम इंस्पायर्ड किससे हैं, अभी तक हम रशिया से इंस्पायर्ड है। पहले में एग्रीकल्चर, दूसरे के अंदर हमने डील करा है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन से। इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी सोशलिस्टिक पैटर्न पे ही आएगी, बिकॉज अगेन हम रशिया से अभी तक इंस्पायर्ड है। तीसरा प्लान आता है, कंटिन्यूसली 3 प्लान हमारे आ चुके हैं 51, 56 और 61 में, ठीक है। एट इट्स कंसेप्शन इट वाज फेल्ट दैट इंडियन इकोनॉमी हैज एंटर्ड अ टेक ऑफ स्टेज। व्हाट इज दिस टेक ऑफ स्टेज? कोई बताना चाहेगा? टेक ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय टेक ऑफ? ग्रोथ। देखिए, अगर आप कभी एरोप्लेन में बैठे हैं तो एरोप्लेन कैसे चलता है? एरोप्लेन एक रनवे पे जाता है, बहुत लंबी सड़क होती है, उसके ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। फिर वो अचानक बहुत स्पीड में चलता है, फिर वो अचानक क्या करता है, हवा में उड़ जाता है। तो वो जो स्टेज होती है, जब वो आगे की तरफ तेज भागता है, जिससे कि वो एक पॉइंट आए कि हवा में उड़ जाए, यानी वो ऐसे करके ऊपर की तरफ निकल जाए, उस स्टेज को हम बोलते हैं टेक ऑफ स्टेज। जब वो उड़ने के लिए तैयार है, जब हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ स्टेज में है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम तैयार है ग्रोथ को अचीव करने में। यानी जब आप एक बार अपनी थ्योरी पूरी कर लेते हैं तो आप टेक ऑफ स्टेज में होते हैं, बिकॉज नाउ यू आर रेडी फॉर प्रैक्टिस। अब आप अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि आपने थ्योरी जो है कंप्लीट कर ली है, ठीक है। जब प्लान शुरू हुआ था तो हम मानते थे कि ये जो है आपका टेक ऑफ स्टेज के अंदर है, यानी अब बस तीसरा प्लान चालू हो गया है। जब तक ये खत्म होगा तब तक हमारा देश जो है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, और हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। हम अपने दम पे जो है चलेंगे, और सेल्फ जनरेटिंग हो जाएंगे। हम अपने दम पे, अगेन सेम बात है, चलेंगे, यानी हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, इन शॉर्ट, ठीक है जी। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट 2 प्लान्स, आप जानते हैं एग्रीकल्चर वाज गिवन टॉप प्रायोरिटी टू सपोर्ट द एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री। यानी ये शिफ्ट हुआ है, आप नोटिस करो। पहले में हमने एग्रीकल्चर को चुना है, अब इसे आप सही कहें गलत करें वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दूसरे में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करा है, तीसरे में हमने फिर एग्रीकल्चर पर फोकस करा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने गलत करा है, हमें तीनों एग्रीकल्चर कर देने चाहिए थे, जिससे कि हम एग्रीकल्चर में बहुत आगे बढ़ जाते, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जाते। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये सही है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू, योर पर्सपेक्टिव। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बस डेटा है कि टेक ऑफ स्टेज किसमें था, थर्ड प्लान कब आया, और उसमें हमने किस चीज पे फोकस करा। बस मेरे लिए वो काम की बात है।
एग्रीकल्चर वाज गिवन टॉप प्रायोरिटी, यानी अभी एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है और एग्रीकल्चर है, और ये प्लान को एक माना जाता है पूरे तरीके जो है एक फेलियर था, ठीक है। बोथ हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, शांतनु, एक को ही प्रायोरिटी दी जा सकती है। द प्लान वाज अ थोरो फेलियर इन रीचिंग द टारगेट्स ड्यू टू अनफोर्सीन इवेंट्स, यानी कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, जिस वजह से जो हमारी टारगेट ग्रोथ थी उससे आधी ही ग्रोथ हम अचीव कर पाए, जो कि लॉजिकल भी है। देखिए 61 से 66 के बीच में बहुत कुछ हुआ, जैसे कि चाइनीज एग्रेशन, ये जिसमें नाथुला को बंद कर दिया गया था, सिक्किम वाला जो पास है, या अक्साई चीन वाला जो मसला है, या अरुणाचल प्रदेश का जो ऊपरी हिस्सा है वो मसला है, ये सब बातें जो है चाइनीज एग्रेशन वाली की 1962 में वॉर हुआ था। और माना जाता है इसमें, जब हम कहना नहीं चाहिए, बट जब चाइना हमसे आगे था इस वॉर में, यानी हम हारे थे, काइंड ऑफ हम हारे ही थे, तो उसके बाद ही जवाहरलाल नेहरू जो है उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था, जिससे वो कभी रिकवर नहीं कर पाए, और उसके कुछ समय के बाद ही आप जानते हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो चाइनीज एग्रेशन हुआ, इंडो पाक वॉर हुआ, ठीक है। इंडिया को इंडो क्यों बोलते हैं? देखिए इंडो नहीं बोला जाता इंडिया को, जब दो देशों को एसोसिएट करा जाता है तो उसमें पहले को इस तरीके ही बोला जाता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ बर्मा से हमारा वॉर हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे इंडो बर्मीज वॉर, इस तरीके बोला जाता है। बस इसे पाक को और भी कुछ बोल सकते हैं, बट इसे शुरू से पाक ही लिखा जाता है। अब पता नहीं है पाक को और कुछ क्यों नहीं लिखते, पाक को क्यों नहीं लिखते, ये तो ये जाने। बट जैसे चाइना, चाइना को हम क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? चाइना को चाइनो नहीं कहते, सीनो। बिल्कुल, ये वैसा हो गया कुछ भाववाचक संज्ञा जैसा, जैसे कि आपका होता है ना बच्चा का बचपन, कुछ वैसा। हिंदी मुझे थोड़ी थोड़ी आती है, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट मेरे बढ़िया हैं जिसमें एक ये भी है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर देता हूँ कभी कभी। चाइनीज एग्रेशन 1962 में हुआ, इंडो पाक वॉर आपका 1965 में हुआ, फिर सूखा पड़ गया देश में 1965 1966 में, जिसकी वजह से जो प्लान है हमारा फेल हो गया। ठीक है, चलें आगे। क्या आप थर्ड 5 ईयर प्लान समझ पाए हैं? इट इज ऑब्वियसली टफ, आई वोंट से दिस इज इजी। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नितिश। मैं चाइना वाले की बात कर रहा था। चाइना वाले में मैं लॉस इस वजह से कहता हूँ बिकॉज़ हमारी टेरिटरी गई, तो वो उसे जीत नहीं कह सकता। हमारी टेरिटरी गई है तो मैं उसे लॉस ही मानता हूँ, जब अभी तक वापस नहीं आया। अभी आप सुनेंगे 2-4 दिन पहले का मसला है पैंगोंग, जो पैंगोंग त्सो है, पैंगोंग लेक है, उस पे हरकतें चल रही हैं, मतलब कमाल ही हो रहा है। खैर आगे चलते हैं। देखिए चाइना बहुत समझदार है, ये मैं आपको कहूँगा। अगर आप चाइनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो चाइना बहुत अच्छा काम कर रहा है। कंसिडर दिस फ्रॉम चाइनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर वर्किंग लाइक गुड। खैर आगे चलते हैं। अब हुआ क्या? ये पेपर पूछेगा जी, प्लान हॉलिडे जो है वो कौन से 2 प्लान्स के बीच में आया था? देखो समझते हैं। अच्छा, प्लान हॉलिडे आया था थर्ड और फोर्थ के बीच में, ध्यान रखें। ये पेपर पूछेगा, अभी आपको इजी लग रहा है, बट पेपर में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ठीक है। 3 एनुअल प्लान्स। हुआ क्या देखो, अगर आप समझते हो, तो जब प्लान खत्म होना था तभी जो है सूखा पड़ा, तभी वॉर वगैरह हुआ, तो हमारा देश उस समय झटकों को सह रहा था, जिसकी वजह से हम नया प्लान नहीं बना पाए 5 साल का। हमें लगा कि ये सही टाइम नहीं है अगले पूरे 5 साल की ग्रोथ को तय कर देना, तो हम 1 साल का प्लान बना के आगे चलते हैं। जैसे आप लोग करते हैं कि आप कहते हैं अरे यार 1 महीने का प्लान नहीं बनाता, पहले 2 दिन का बना के देखता हूँ, अगर ये एग्जीक्यूट कर पाया तो इसी को एक्सटेंड कर दूंगा। तो हमने क्या करा जी, 3 प्लान्स में 67, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, तो ये 3 प्लान्स हमने बनाए जिन्हें 3 एनुअल प्लान्स बोला जाता है। फेलियर ऑफ थर्ड प्लान, that of the devaluation of rupee to boost exports along with inflationary recession led to the postponement of fourth 5 year plan. 3 annual plans were introduced, वही सारी बातें हैं। इसमें कुछ भी काम का नहीं है मेरे हिसाब से। जो काम का है वो सिर्फ ये है कि 3 एनुअल प्लान्स कब आए, कुछ भी और मुझे काम का नहीं लगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी, बिल्कुल। फोर्थ प्लान की बात करते हैं। देखिए फोर्थ प्लान जो आया था आपका 3 साल के ब्रेक के बाद आया था। जी हाँ, बिल्कुल। 3 साल के ब्रेक के बाद आया तो 69 से 74 तक जाएगा। ये जो टाइम है आपका, ये टाइम वो है जिसके ठीक बाद इमरजेंसी लगने वाली है। इफ यू आर एबल टू इमेजिन, कि वो टाइम है जब इमरजेंसी लगने ही वाली है, फोर्स प्लान खत्म होगा और देश में इमरजेंसी लग जाएगी 1 साल के बाद, ठीक है। रिफ्यूजल ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द एलाइज ड्यूरिंग इंडो-पाक वॉर रिजल्टेड इन ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। देखिए जब इंडो पाक वॉर हुआ तो उस पॉइंट पे कई सारे हमारे साथियों ने हमारा साथ नहीं दिया, कुछ साथियों ने हमारा साथ दिया, जिसके बदले आज हम उनकी गलतियों में भी उनका साथ दे रहे हैं। यही जीवन है, क्योंकि हमें पता है कल को हमें जरूरत पड़ेगी तो वही साथी हमारे साथ खड़ा होगा। क्या करें, यही तो दोस्ती होती है कि जब उस दोस्त ने मेरा साथ दिया तो मैं भी उसका साथ दूंगा, भले ही वो थोड़ा सा गलत चल रहा है। बिकॉज ऐसे ही चलता है, इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। डाउट सेक्शन अभी देख लूंगा, अभी है अपने पास थोड़ा सा टाइम। कितने डाउट्स हैं यार? अभी थोड़े से ही डाउट्स हैं, ले लूंगा, चिंता ना करें। अच्छा, खोल दूं क्या डाउट सेक्शन? अपनी तरफ से खोल देता हूं मैं, आप भेज दो, पॉसिबल होगा तो जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। फोर्थ प्लान जो हमारा है 69 से 74 तक आया। इसमें हमने एक्चुअल ग्रोथ जो है करीब 60% के आसपास जो अचीव करी थी। जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि कौन सा वो प्लान था जिसके अंदर हमने ट्विन ऑब्जेक्टिव्स उठाए थे, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। एक सजेशन है, अगर आप अपने नोट्स बनाएं तो आप ऐसा कर सकते हो कि इन लाइन से 2-2 3-3 जो बातें हर प्लान की है उसे लिख लो, 1.5-2 पेज में अपने नोट्स बन जाएंगे, उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहो। ये फेलियर नहीं था, ये बिग फेलियर था।
क्यों? क्योंकि इस प्लान के बीच में ही तो बांग्लादेश आजाद हुआ था और सेकेंडली फिर से हमारा वॉर हुआ था, याद करें। ठीक है, नहीं स्लोगन इसमें नहीं दिया गया, गरीबी हटाओ अगर आप कह रहे हैं तो वो इसमें नहीं है। इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशी रेफ्यूजीज बिफोर एंड आफ्टर 1971 वॉर, और ये जो है इसने हमारे देश को थोड़ा नुकसान पहुंचाया था, बट हाँ एक टेंशन खत्म हो गई कि जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बन गया, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात हो गई। वरना देखिए प्रॉब्लम क्या होती कि ऊपर चाइना नीचे पाकिस्तान दोनों केसेस में हो जाता, जैसे कि इधर आज हम परेशान हैं, उधर तो और बड़ा रिस्क था, बिकॉज भूटान क्या है, छोटा सा बालक है, और आप नोटिस करेंगे सिलीगुड़ी वाला जो हिस्सा है बहुत ही बारीक है। आप सोचो नीचे पाकिस्तान ऊपर चाइना और ये आपस में दोस्त, तो हमारे देश के लिए जो है बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है जी हाँ, एक फटाफट से रिकैप देना मेरे हिसाब से जरूरी है। सबसे पहले 51 में एक प्लान आया, वो चला 56 तक, दिस वाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 56 से आया जो कि चला 61 तक, जो कि था सेकंड 5 ईयर प्लान। उसके बाद 61 से 66 तक आया, व्हिच वाज थर्ड 5 ईयर प्लान। उसके बाद जो है हमारे छोटे छोटे 3 प्लान्स आए, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69 यहाँ तक आया। उसके बाद यहाँ से कहानी आगे चली और ये आपका जो दौर हो गया ये हो गया 1969। 1969 से 1974 तक जो है आपका एक प्लान आया जिसे आपने बोला फोर्थ 5 ईयर प्लान। ये जो बीच वाला हिस्सा दिस वाज प्लान हॉलीडे। क्या आपको ये सब बातें समझ आ रही है? सबसे पहला जो हमारा 5 ईयर प्लान था इसके अंदर हमने एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी थी। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रायोरिटी दी थी। जो पहला 5 ईयर प्लान था उसमें हमने हेरोल्ड डमार मॉडल को फॉलो करा था। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें हमने महालानोबिस मॉडल को फॉलो करा था। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था हमारा, इसी के बीच में हुआ था चाइनीज एग्रेशन और इंडो पाक वॉर ऑफ 1965, और चाइनीज एग्रेशन जो था ये अपना हुआ था 1961-62 में, और इसके अलावा एक ड्रॉट आई थी 65-66 में, जिसकी वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान पहला फेल प्लान था। इससे पहले के दोनों के अच्छे माने जाते हैं कि अच्छा हमारा प्लान चला था। क्योंकि 66 तक ड्रॉट थी, पाकिस्तान से वॉर अभी अभी समाप्त हुआ है, तो हम क्या करते हैं एक सालाना प्लान बनाते हैं। 1966 से 67 ऐसी 3 बार हम प्लान बनाते हैं जिन्हें हम प्लान हॉलिडे के नाम से जानते हैं, यानी प्लान ही नहीं है कुछ देश का, ऐसे जो अपोजिशन है उसे क्रिटिसाइज करते हैं। और ये प्लान हॉलिडे जो है थर्ड 5 ईयर प्लान और फोर्थ 5 ईयर प्लान के बीच में आया है। हमने अपनी गलतियों से सीखा, और जैसे ही हमने बड़ा 5 ईयर प्लान लॉन्च करा जो कि फोर्थ 5 ईयर प्लान था, उसमें हमने अपनी गलतियों से सीखा कि हमें आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी थे जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। तो हमने अपने ट्विन ऑब्जेक्टिव्स उठाए, एक तो ग्रोथ और स्टेबिलिटी एक साथ होगी, और दूसरा प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ये जो स्टेटमेंट से बहुत भारी भरकम बनाई जाती है क्योंकि इनका प्रमोशन होता है, लोगों को अच्छी लगती है सुनने में, एक्चुअली इसका शॉर्ट में यही मतलब है कि बस देश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, क्या फोर्थ 5 ईयर प्लान तक आप सारी बात समझ पाए हैं दोस्तों? आगे चलते हैं। आज मैं पूरा ये टॉपिक करके ही जाऊंगा, भले मैं आपके डाउट्स छोड़ दूं, भले मैं क्लास को लेट कर दूं, बट आप फ्लो में हो तो इस टॉपिक को मैं पैक करके ही जाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज कोऑपरेट और फोकस करते रहें। कभी एक बार जल्दी भी छोड़ता हूं ना तो बस, कभी एक बार लेट भी छोड़ूंगा, फोकस करते रहें। घड़ी देख के ना मैं पढ़ाता हूं ना आप पढ़ा करें। आगे चलते हैं, ये आ गया फिफ्थ 5 ईयर प्लान। 74 से 79 वाला प्लान, इमरजेंसी इसी के बीच में है ना। अब कई लोग क्या करते हैं इस टाइटल को भी घुमा देते हैं, जैसे रिमूवल ऑफ पॉवर्टी को कह देते हैं रिमूवल ऑफ पुअर। ये जो अपोजिशन ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं कि गरीबी हटाओ नहीं था जी, गरीबों को हटाओ था, दिस एंड दैट। अब ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, इसका अपने कोई खास पर्पस नहीं है पेपर के लिए। फिफ्थ प्लान जो हमारा है 74 से 79 तक आता है, कंटिन्यूस प्लान है, फोर्थ के बाद फिफ्थ आ जाएगा, और इसी का एक स्लोगन है गरीबी हटाओ या रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। ये स्लोगन हिट गया था, हिट, बेहतरीन। मतलब इसके सहारे इंदिरा गांधी जी को बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। शायद आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी जी शुरू में आई थी तो माना जाता था वो कुछ दिन से ज्यादा नहीं टिक पाई, और जो कि लोग हैं जैसे मोरारजी देसाई जी हैं और भी कई सारे बहुत बड़े बड़े जो नेता थे, उन्हें लगता था कि ये आएंगी, कुछ समय रहेंगी, कुछ गलती करेंगी और चली जाएंगी। बट जब वो उस गद्दी पर बैठी तो उन्होंने इस तरीके की चीजों को संभाला कि मतलब अलग पॉलिटिकल पार्टी ही बन गई। मतलब मोरारजी देसाई जी और इंदिरा गांधी जी के बीच में बहुत सारे मसले हुए, और आपको पता है उसके बाद मोरारजी देसाई जी की सरकार है, तो बहुत कुछ हुआ है 1970s में। आपको भी पढ़ना चाहे तो जरूर पढ़िएगा, बट पेपर से पहले नहीं, पेपर के बाद। इट वाज प्रपोज्ड टू अचीव 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी दैट इज गरीबी हटाओ, एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। सेकंड वाला पेपर नहीं पूछता क्योंकि उसका कोई खास सेंस नहीं है, पर ठीक है बस। और पहले वाला जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, गरीबी हटाओ, वेरी 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 फेमस स्लोगन। ठीक है जी। द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड बाय डीपी धार। ये भी आपसे पूछ सकता है कि डीपी धार जो है, ये डीपी धार कमेटी जो है या कमीशन है, वो किससे जुड़ी है? आपको पता होना चाहिए, वो जुड़ी है फिफ्थ 5 ईयर प्लान से, ध्यान रखिए। ठीक है जी। इसके अलावा इमरजेंसी वाला ये पूछ सकता है जी, इमरजेंसी जो है कौन से 5 ईयर प्लान में लगी थी? तो फिफ्थ में लगी थी, ये सब आपको पता ही है। और हाँ, ये देखो, ये मैंने अभी आपको क्या बताया, ये 5 ईयर प्लान जो आपका चलना था 79 तक चलना था, बट आपको याद होगा 77 में इमरजेंसी हट गई थी। अभी आज सुबह या पता नहीं कल वाली क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि 75 से 77 तक इमरजेंसी चली थी। अब सोचो 77 में इमरजेंसी हटी है और इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। अब इंदिरा गांधी जी की सरकार जब गिरेगी और ऑपोजिशन अपनी गवर्नमेंट बनाएगी जो कि जनता पार्टी के नाम से जानी जाती थी, तो क्या वो उस प्लान को फॉलो करेंगी? नहीं। क्यों नहीं करेंगे?
क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में जीता ही उस पॉइंट पे है कि ये प्लान गलत है, ये तरीका गलत है, ऐसा और वैसा, ऐसे ही तो जीता जाता है, ऐसे ही तो हारा जाता है, तो वो ऑब्वियसली उस प्लान को बीच में ही टर्मिनेट कर देंगे, बीच में ही बंद कर देंगे और 78 में क्या होगा, प्लान बंद हो जाएगा। यानी एक्चुअल में 74 से 79 तक नहीं था, ये 74 से 78 तक था। क्या बात को आप समझ पाए? मैं अपनी तरफ से देखिए डेटा को पूरा समझा रहा हूँ, मैं चाहता तो सीधा पीडीएफ डाल देता आपके अपडेट सेक्शन में, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया बीच में ही 78 में, क्योंकि गवर्नमेंट आ गई थी जनता पार्टी जी की, जनता पार्टी की। ठीक है जी, ये जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। भारतीय जनता पार्टी बहुत अलग पार्टी है जनता पार्टी की, दोनों का कोई खास कनेक्शन नहीं है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या दिमाग है। सिक्स्थ प्लान आया, अब इसे ध्यान से समझना। सिक्स्थ प्लान आया, जनता गवर्नमेंट, अब आराम से समझ, देयर वर टू सिक्स्थ प्लान्स। जनता गवर्नमेंट पुट फॉरवर्ड अ प्लान फॉर 78 टू 83। भाई जनता गवर्नमेंट 78 में आई है, तो क्या वो अपने 5 साल का प्लान नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। और उन्होंने इसमें एम्प्लॉयमेंट वगैरह की बात करी, और नेहरू मॉडल जो था, जो कि आप जानते हैं इंदिरा गांधी जी भी नेहरू जी से ही जुड़ी है, तो नेहरू मॉडल जिसमें इंदिरा गांधी जी भी हो गई, जवाहरलाल नेहरू जी भी हो गए, सबको एक साथ क्रिटिसाइज करा और कहा कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ पावर था, तो वही सारी बातें जो पॉलिटिकल बातें होती हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि ये लॉन्च तो कर दिया गया 78 से 83 तक, बट क्योंकि सरकार ही 2 साल के बाद जो है गिर गई और कांग्रेस की गवर्नमेंट वापसी आ गई, तो क्या ये बदलापुर हो गया? यानी जब तुमने मेरा प्लान नहीं चलने दिया तो मैं तुम्हारा प्लान कैसे चलने दूं? और बदलापुर भी अलग लेवल का हो गया, क्योंकि इन्होंने इसे प्लान ही नहीं कहा। इन्होंने फिफ्थ के बाद कहा ये तो जबरदस्ती के प्लान है जी, सिक्स प्लान तो अब आएगा 80 से 85। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यानी जो सिक्स प्लान एक्चुअल में था, वो सरकार ने आने के बाद कह दिया तो सिक्स प्लान नहीं है, तो रोलिंग प्लान है। ये रोलिंग प्लान इसे नाम दे दिया गया। यानी जब 78 में जनता पार्टी आपस में बात करती होगी तो इसे सिक्स्थ प्लान कहते होंगे, बट 80 के बाद जब इंदिरा गांधी जी आई तो उन्होंने कहा वो सिक्स्थ प्लान नहीं था, फिफ्थ भी मैंने दिया था, सिक्स्थ भी मैं ही दूंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉलिसी, द पॉलिसीज, द पॉलिटिक्स, किस तरीके चीजें चलती हैं? यानी बीच वाले प्लान को कह दिया प्लान नहीं है, ठीक है, बस इसे रोलिंग प्लान कह दिया। तो पेपर आपसे क्या पूछेगा? पेपर कहेगा रोलिंग प्लान किन दो प्लान्स के बीच में आया? तो फिफ्थ फिफ्थ और सिक्स के बीच में आया। फिफ्थ और सिक्स दोनों ही लॉन्च करे गए थे इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आई सपोज एज सिटीजन ऑफ इंडिया आल्सो यू शुड नो एवरीथिंग, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, एग्जैक्टली पीहू, ऐसे ही पॉलिसीज चलती हैं। आई नो दिस इज रॉन्ग बट दिस इज द वे इट इज, क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेहरू मॉडल का मतलब, इंदिरा गांधी जी का मुझे बताओ जवाहरलाल नेहरू जी से क्या रिलेशन था? साक्षी आप भी बता सकते हो, सब लोग बताएं, ट्राई करें। इंदिरा गांधी जी का जवाहरलाल नेहरू जी से क्या लेना देना था? डॉटर, बेटी। अब सोचो कि अगर बेटी है और वो फादर साहब है, तो नेहरू मॉडल बोलने का मतलब ये हो गया कि अभी तक आजादी के बाद से यहाँ तक जो भी हुआ है वो सब गलत है। यानी इफ आई से नेहरू मॉडल इज इनकरेक्ट, तो अभी तक मतलब पूरी कांग्रेस गलत हो गई है ना। जैसे इस समय भी आप अगर देखोगे तो जो हमारी गवर्नमेंट इन पावर है वो सीधा जवाहरलाल नेहरू जी को भी कहती है, बिकॉज वो जवाहरलाल नेहरू के सहारे कहना चाहती है कि जो भी अब से अब तक हुआ वो सब गलत है, बिकॉज ही वाज द लीडर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ही वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ कंट्री। तो अगर आप उन्हें क्रिटिसाइज करोगे तो पूरे के पूरी जो उनकी टीम है उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो ये पॉलिटिक्स का एक तरीका है। ठीक है जी, आगे चले। सिक्स्थ प्लान जो है आपका आया है 1980 से 85 तक। अब होता क्या है, प्रॉब्लम पता है, यहाँ पर आके बच्चे का फोकस हटता है, बिकॉज ये पॉइंट है सैचुरेशन का। अंग्रेजी का एक शब्द होता है सैचुरेशन, जो कहता है कि सर इससे ज्यादा अब नहीं बोल सकता। अब इस समय आप सभी का दिमाग सैचुरेशन पे है, यानी अब आप में से कोई भी नहीं पढ़ना चाहता, आप सब थक चुके हैं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो फोकस करना चाहता। आई नो कुछ है, बट इन जनरल बात कर रहा हूँ। यहीं पर आपको खुद को कंट्रोल करना होता है। यही वो पॉइंट है जो कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, यहाँ पे कंट्रोल नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी सिविल सर्विसेज का सपना मत देखना। कड़वी लगेगी, मैं साफ कह रहा हूँ, बिकॉज वो गाड़ी तो आपको दिखती है, वो मेहनत आपको नहीं दिखती। वो जिंदगी में भी एमईए टाइप के जो सपने लोग देखते हैं या बन जाते हैं, वो सपना मत देखना, बिकॉज उसके लिए यहाँ से आगे भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मैं भी अपने जमाने में पढ़ा हूँ, आपको भी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, समझिए इस बात को, तो पुश करें, फोकस करें, लूज ना, फोकस करते रहे। सिक्स प्लान आया 80 से 85, इसी के बीच में आपको पता होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको याद होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार 80, ये जो सिख दंगे हैं, है ना, ये सिख में मैं किसी रिलीजन को ब्लेम नहीं कर रहा, जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। जी हाँ, मेघदूत भी उसके ठीक बाद हुआ था, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट करा है। और उसी के बाद हुई थी इंदिरा गांधी जी की डेथ, याद होगा आपको। ऑपरेशन ब्लू स्टार से सिख नाराज हुए और अल्टीमेटली इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई। फिर पूरे देश में सिख विरोधी दंगे हुए, दिल्ली में बहुत कुछ हुआ, मतलब बहुत कुछ हुआ है दिल्ली में। मतलब बहुत सारे मेरे जान पहचान वाले मेरे रिश्तेदार सब दिल्ली गए हैं, तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं कि मतलब मैं आपको यहाँ क्या ही बताऊं। मतलब आते जाते लोग ऐसे मारा गया है जिसका कोई हिसाब नहीं। खैर वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। मतलब बहुत ही कुछ हुआ, बहुत कुछ। सिक्स प्लान जो आपका आया है कब से कब तक आया? 80 से 85 तक आया है। ठीक है जी, इंदिरा गांधी जी के द्वारा लॉन्च करा गया है। अब इसे आप सक्सेस मान सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल ग्रोथ जो है वो ज्यादा है, ग्रोथ प्रोजेक्टेड से टारगेट ग्रोथ है, तो आप इसे जो है सक्सेसफुल मान सकते हैं। आगे चलते हैं।
एक चीज बता देता हूँ, जितना अभी तक पढ़ा है 80% क्वेश्चन या 90% क्वेश्चन उन्हीं से आने। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे रिवीजन में मदद रहे। जितना अभी तक पढ़ लिया, मैक्सिमम सवाल एसएससी यहीं से पूछता है। हाँ, एक ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाली चीज जरूर है, वो पूछ सकता है, एक दो बार पूछी गई है। इसका हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं है। व्हेन दे आर सेइंग हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, दे आर अगेन क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। आप ऐसा समझ सकते हैं। अभी समझाता हूँ क्या है। सेवेंथ प्लान 85 से 90 तक आया। इंदिरा गांधी जी की जब डेथ हुई थी तो उसके बाद उस गद्दी पर कौन जाके बैठा था? जिनकी उम्मीद थी कि 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा वो नहीं टिकने वाले वहाँ पे, राजीव गांधी जी। नोबडी एक्सपेक्टेड कि वो एक गवर्नमेंट चला लेंगे। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसी किताबें ही कहती हैं बस, मैंने भी किताब ही पढ़ी है, देखिए मैं उस समय था नहीं। तो मतलब लेकिन वो फिर भी जो है कि उन्होंने पूरी जो है सरकार चला दी। तो ध्यान रखेंगे सेवेंथ फाइव ईयर प्लान जो है, ये बेसिकली फूड वर्क प्रोडक्टिविटी से एसोसिएटेड है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। The plan was very successful as the economy recorded 6% growth rate against the targeted 5% with a decade of 80 struggling out of Hindu rate of growth। Hindu rate of growth का मतलब है कि स्लो रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, स्लो रेट ऑफ ग्रोथ। बस हिंदू शब्द का मतलब यहाँ पे स्लो से है, बस ये ध्यान रखना। बाकी पॉलिटिकल बातें तो मैं नहीं करूंगा, आप पढ़ना चाहें किताब इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। हिंदुइज्म से इस हिंदू शब्द का कोई लेना देना नहीं है। एक्सेप्शनली स्लो रेट ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ कांग्रेस regime are are said as Hindu rate of growth by some critics। कुछ critics के द्वारा उसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। आगे चलते हैं। एट्थ प्लान 92 से 97, एक्चुअल ग्रोथ अच्छी है और इसके अंदर जो है आपको पता होगा बहुत सारे वो रिफॉर्म्स आए इंक्लूडिंग एलपीजी रिफॉर्म्स। मैं एक बार डिक्टेट करता हूँ। द एट्थ प्लान वाज पोस्टपोन्ड बाय 2 years बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एट द सेंटर, वर्सनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, राइजिंग डेट बर्डन, दिस एंड दैट। ठीक है जी। मतलब बहुत बुरी सिचुएशन थी उस समय। आपको याद होगा 1991 की जो क्राइसिस थी, उसी के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स लॉन्च करे गए थे, जिसके लिए पूरा देश जो है इंक्लूडिंग ऑपोजिशन तारीफ करता है मनमोहन सिंह जी की। और नरसिम्हा राव जी का भी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बिकॉज ही वाज द पीएम। क्योंकि उन्होंने ही माना जाता है, जैसे आज श्रीलंका की सिचुएशन है, इतनी बुरी नहीं थी क्योंकि अपना बढ़िया देश है, बड़ा देश है, बट फिर भी माना जाता है कि बहुत बुरी सिचुएशन थी, उससे निकाला था रातों रात जो है, बहुत सारी पॉलिसीज को लॉन्च करा गया था। और इनिशियली ये भी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, मनमोहन सिंह जी को सबने मना करा था कि ये लॉन्च मत करना, इंक्लूडिंग कुछ उनकी सेम पार्टी के भी। क्योंकि पहली बात, ही वाज नॉट इलेक्टेड। आपको शायद पता होगा मनमोहन सिंह जी को इलेक्ट करके वहां पे नहीं बैठाया गया था। नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि आप आओ, आप संभालो इस गति को, तो उन्हें बस बैठा दिया गया था राज्यसभा के थ्रू। और लेकिन फाइनली उन्होंने अपना दिमाग लगा के पॉलिसीज को लॉन्च करा और देश जो है बच गया। ठीक है, क्या आगे चलते हैं जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एट्थ प्लान के बारे में आपको समझ आएगा। एट्थ प्लान जो है वो जुड़ा है आपका एलपीजी रिफॉर्म से। आप एक चीज देखिए, कुछ चीजों को बस समय देना होता है। जो लोग कुछ समय पहले मनमोहन सिंह जी को खुल्लम खुल्ला क्रिटिसाइज करते थे, आज वो उन्हीं की तारीफ करते हैं। मैं इन जनरल में सिटीजन्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, किसी पॉलिटिकल पर्सन की बात नहीं कर रहा। तो समय को समय दीजिए, सब हो जाएगा। ऐसा आपके जीवन में भी समय आएगा जब आपको कुछ लोग क्रिटिसाइज करते होंगे। जस्ट गिव योर टाइम सम टाइम। समय बीत जाएगा, जैसे ही कंधों पे 3 स्टार आ जाएंगे, बस कोई नहीं पूछेगा तुमने 10वीं में क्या स्कोर करा, 12वीं में क्या स्कोर करा। आ गए तो आ गए, फिर कहीं नहीं जा रहे 60 की उम्र तक। तो बस मेहनत कर रहे हैं, वो अलग बात है। अभी वो गोल्ड के होंगे, फिर वो सिल्वर के हो जाएंगे, वो एक अलग बात है। बट आ गए तो आ गए, तो मेहनत करते रहिए। आगे चलते हैं जी। यहाँ से जो भी पढ़ा रहा हूँ कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना, नाइन्थ प्लान जो है 97 से 2002 तक है। मेरे हिसाब से और कुछ भी खास नहीं है, ये पढ़ना चाहो पढ़ लेना। नाइन्थ प्लान ये है जी। 10th प्लान जो है आपका 2002 से 2007 तक है। ये भी मेरे हिसाब से कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। 11th प्लान जो आपका है, ये आपका है जी लास्ट प्लान आप कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट तो नहीं कहेंगे, सेकंड लास्ट कहेंगे, बिकॉज 2014 में सरकार बदली है। टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, आगे चलते हैं जी। 12th प्लान जो है लास्ट प्लान है, क्योंकि इसके बाद प्लानिंग कमीशन खत्म हो गई है। दिस वाज द लास्ट प्लान। तो कोई आपसे पूछे आखिरी प्लान कौन सा है, 12th 5 ईयर प्लान जो है लास्ट प्लान है। 2012 में ही लॉन्च हो गया था, तो 5 साल इसका चलना अनिवार्य था, तो इसे बीच में बंद नहीं करा गया है। लेकिन क्या अगर सरकार चाहती तो इसे बीच में बंद कर सकती थी क्या? जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे 2014 में 26 मई को, जहां तक मुझे याद है, शपथ ली थी उन्होंने, तो बंद कर सकती है। यस, व्हाई नॉट। बट उन्होंने करा नहीं, अच्छी बात है नहीं करा। और लेकिन देखिए, ये प्लान्स जो हैं ये ऐसा रिजिड प्लान्स नहीं होते। 2017 के बाद कोई प्लान नहीं है, दिस हैज बीन द लास्ट प्लान। ठीक है जी। ये लास्ट प्लान का डेटा मैंने ज्यादा ऐड करा है क्योंकि इसका ज्यादा डेटा सरकार के द्वारा दिया गया था। मेरे हिसाब से इसमें से कुछ भी खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको पता होगा तो आपका भला होगा। फिर भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, मेरे कहने से सबसे पहले वो पढ़ना जिसपे गोले मारे गए हैं। ठीक है जी हाँ। 5 ईयर प्लान सब खत्म हो गए हैं संस्कृति 2017 के बाद। इनफैक्ट 2012 के बाद कोई भी प्लान नहीं आया, क्योंकि अब नीति आयोग आ चुका है बेटा, है ना। नीति आयोग में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ साक्षी, आपका पॉलिटी के कोर्स में आप देखो, वहां पर एनडीसी, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मुझे बताएं क्या आपको सीखने को मिला।
आई होप आपको सेशन में मजा आ रहा होगा। देखिए मैं अपनी तरफ से या तो क्लास नहीं लेता, या मैं लेता हूँ तो अपना 100% देता हूँ। 100% से ज़्यादा कुछ होता नहीं, वरना वो भी दे देता, बट मैथ्स कहती है 100% से ऊपर कुछ नहीं है। बस आप भी अपना 100 ही दीजिए और पूरी जान लगाइए। सेशन आज बहुत ऊपर चला गया है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, घड़ी देख के ना पढ़ाया है, ना पढ़ाएँगे कभी। आप बस मेहनत करते रहिए। डाउट्स के लिए आज आपसे माफ़ी चाहेंगे, डाउट्स मैं आपके आज नहीं ले पाऊँगा बिकॉज़ ऑफ द ऑब्वियस रीज़न्स कि हमेशा के लिए दिस इज़ फॉर लाइफ, कंटेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द डाउट्स बिकॉज़ कंटेंट सभी के काम आता है ना? तो सीखते चलें और अच्छे से आप बस अपनी तैयारी करें, ठीक है? आने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। और संडे को अच्छे से मनाइए। कल आपसे मुलाकात होगी अब 7 बजे, ये कल की मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्पेशल क्लास में, और उसके बाद रात को होगी 10 बजे मुलाकात। थोड़ा बहुत फैमिली को टाइम देते हो, नहीं देते हो, जो जाना चाहे जा सकता है, कंटेंट वाइज ही क्लास ओवर हो चुकी है। 2 सवाल हैं, सबसे पहले फैमिली को टाइम देते हो, नहीं देते हो? दूसरे नंबर पे हेल्थ को टाइम देते हो, नहीं देते हो? अगर इनमें से किसी का आंसर भी नो है, मेक श्योर इट बिकम्स अ येस, बिकॉज़ अभी नहीं दे रहे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ 10 मिनट की वॉक, 15 मिनट की वॉक करो। इसके अलावा फैमिली के साथ 10 मिनट बैठो और अपनी मत गाया करो। बहुत लोग मैंने देखा जो अपनी गाने पहुँच जाते हैं। चुपचाप बैठो और सुनो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये नहीं अपनी बैठे हैं, अरे बड़े ही मसले हैं, मम्मी क्या बताऊँ आपको, समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो अपना 100 दे रहा हूँ, दे रही हूँ, पता ही नहीं क्या हो रहा है। अरे प्लान भी खत्म होने वाला है, पापा क्या करना चाहिए बता दो मुझे। उनकी सुनो, उनसे पूछो क्या चल रहा है, थोड़ी चुगली वगैरह करो, इधर-उधर की बातें करो, कोई ना मिले तो मासी की, मामा की, इधर-उधर कहीं की भी चुगली करो, चाचा वगैरह जो भी आपके हों, जो आपको पता है कि आप उनके जो वीक पॉइंट्स हैं वो क्या है, जिससे उन्हें भी अच्छा महसूस हो, है ना? चलो, हाँ, बिल्कुल बात करें बेटा, क्योंकि देखिए आपकी लाइफ बढ़ रही है तो उनकी लाइफ भी बढ़ रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एज़ यू आर एजिंग, दे आर आल्सो एजिंग, सो दे आल्सो नीड योर टाइम, राइट? डेफिनिटली पहली प्रायोरिटी पढ़ाई है बिकॉज़ पैसा कमाएँगे तो उनके लिए और अच्छा कर पाएँगे, बट थोड़ा बहुत टाइम मेरे हिसाब से निकाल लोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, पापा से डर लगता है, कोई बात नहीं। फिर भी अपनी तरफ से कुछ उनके लिए कर सकते हैं तो आप करें। ठीक है जी, चलो ख्याल रखिए अपना। देखिए आप रोबोट्स नहीं हैं तमन्ना, इस वजह से यू आर ह्यूमन्स, है ना? और मैं चाहता हूँ आप ह्यूमन्स ही रहें। तो बस उस वजह से थोड़ा बहुत खुश रहा करें, है ना? चलिए बाकी ऑल दी बेस्ट, अच्छे से आप अपनी तैयारी करें। आप सभी से मुलाकात होगी कल शाम को 7 बजे। वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएँ, पूरी जान लगाएँ और अभी जो दिन बचे हैं उसे प्लीज़ यूटिलाइज़ करें, ठीक है? दिस इज़ स्टिल पॉसिबल। ये पेपर क्लियर करना अभी भी पॉसिबल है, तो जस्ट डोंट गिव अप, ठीक है? थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय।